Hello everyone. Today we'll begin with one of the most important subjects in legal studies, that is law of tort. We'll understand what is the meaning of torts, examine the distinction between tort and crime, tort and contract, discuss what is liability, what are the types of liability such as fault, strict liability, absolute liability, and analyze landmark cases that have shaped Indian torts jurisprudence. So let's get started. See the word taught. Taught is the word which has been derived from the word tortum. It is a Latin term, tortum, which means twisted or wrong. So this means कि एक कुछ ऐसी चीज है जो थोड़ी ट्विस्टेड है या कह लो कुछ गलत है. This means a tort is a civil wrong for which the injured person can claim compensation. और injured person अगर compensation claim कर रहा है तो it is different from crime and it is different from breach of contract. So see, law of tort is a branch of civil law and it is governing the situations where one person's wrongful act causes harm or loss to another person. मतलब ये एक ऐसा तरह का रॉन्ग है जहाँ पे किसी पर्सन को ऐसा कुछ रॉन्ग होता है जिसके साथ विच इज़ नॉट क्रिमिनल इन नेचर, क्रिमिनल नहीं है तो हम उसको सिविल वाले पार्ट में रखते हैं. एंड इन दैट केस एक पर्सन के कुछ गलत काम करने से एनी काइंड ऑफ एक्ट और ऑब्लिगेशन उसकी वजह से अगले को कोई नुकसान हो जाता है. सो दिस मीन्स कि आपसे टॉट हुआ है, राइट. नाउ सी इसेंशियल फंक्शंस. इसके टॉर्ट लॉ में मेजर फंक्शंस तीन होते हैं. फर्स्ट इज कॉम्पनसेशन. कॉम्पनसेशन मीन्स यू आर कंपनसेटिंग द विक्टिम. कॉम्पनसेट मतलब थ्रू मॉनेटरी अवार्ड, यानी आप उसको कुछ अमाउंट पे कर रहे हो तो यू आर लाइक प्रोपोर्शनेट करते हो जितनी इंजरी हुई है या जो भी डैमेज हुआ है उसके अकॉर्डिंग यू आर पेइंग दैट पर्सन इन टर्म्स ऑफ मनी, तो दैट इज कॉम्पनसेशन. नेक्स्ट आता है डेटरेंस. डेटरेंस मीन्स डिस्करेज द रॉन्गफुल कंडक्ट, यानी कि ये जो रॉन्गफुल कंडक्ट हो रहा है इसको हमें डिस्करेज करना है, यानी दूसरे लोग इस चीज़ को ना करें, इस चीज़ को एक एग्जाम्पल सेट करना है कि ये नहीं है, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं करना चाहिए. और इसके लिए आप क्या कर रहे हो, यू आर इम्पोजिंग द लाइबिलिटी ऑन द पर्सन जो ये गलत काम कर चुका है. सो दैट मीन्स डेटरेंस. And third is justice. Justice means make the wrongdoer bear the consequences. जिस wrongdoer ने गलती करी है he or she will bear the cost of the harm they have caused. इसको देखो एक एग्जाम्पल से समझो. ये जो टॉर्च है वैसे दिस हैज़ बीन अडेप्टेड फ्रॉम इंग्लिश कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स और ये इंडियन लीगल सिस्टम में भी कहीं ना कहीं इनहेरिट हुआ है. बट ये आया कहाँ पे, कहाँ मैंशनड है, ये सब कुछ हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे. अभी एक एग्जांपल समझो. मान लो एक डॉक्टर है जिसने नेग्लिजेंटली एक सर्जरी परफॉर्म की और उस सर्जरी में एक इंजरी हुई उस पेशेंट को. तो नाउ पेशेंट कैन स्यू फॉर द डैमेजेस. तो इंजरी तो हुई है, नुकसान हुआ है, पेशेंट क्या कर रहा है, सिविल रॉन्ग यानी अंडर लॉ ऑफ टॉर्च वो कॉम्पनसेशन के लिए केस फाइल करेगा. तो नाउ डॉक्टर इज नाउ लाइबल, अगर प्रूव हो जाता है तो डॉक्टर इज नॉट लाइबल टू पे द डैमेजेस टू दैट पेशेंट. दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे एक ड्राइवर है, वो रैशली किसी कार को ड्राइव कर रहा है और उसने एक साइड में चलते हुए पेडेस्ट्रियन को हिट कर दिया. तो अब हिट किया है तो इंजरी हुई है, राइट. उसके प्रोपोर्शन में कॉम्पनसेशन क्लेम किया जाएगा अंडर टॉर्ट लॉ. तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है दैट वुड बी क्लियर नाउ कि इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम criminal cases and how it is different from contractual cases. So moving ahead with the next slide, which is law of tort या law of torts. दो चीज़ें हैं देखो, एक है सिंगुलर व्यू जो कहता है लॉ ऑफ टॉर्ट और एक है प्लूरल व्यू दैट इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स. ये दो डिफरेंट हमारे ज्यूरिस्ट हैं, दोनों के अपने अपने कह लो कि व्यूज़ हैं कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट होना चाहिए, लॉ ऑफ टॉर्ट्स होना चाहिए. वैसे हम जब रीड करते हैं मतलब यू कैन से कि जब हम पढ़ रहे होते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स बोलते हैं, राइट. तो कौन सा वाला व्यू है, कौन सा वाला सही है या दोनों ही सही है, लेट्स गेट स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि ये सिंगुलर और प्लूरल व्यू में फ़र्क क्या है.
पहला है लॉ ऑफ टॉट। लॉ ऑफ टॉट में दो ज्यूरिस्ट हैं, यू कैन से स्कॉलर, जिनका नाम है सालमंड एंड विनफील्ड। इनका कहना है दैट whether the law of tort is a single unified principle or a collection of separate wrongs. So as per Winfield and Salmond, as per singular view law of tort, there is one general principle. एक प्रिंसिपल है that every person has a duty not to cause unlawful harm to others. यानी ये सबकी ड्यूटी है। देखो सिंगल कॉन्सेप्ट कैसे हो गया, द ड्यूटी नॉट टू हार्म अदर्स विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। तो एक इनके हिसाब से कि ये कॉमन फाउंडेशन है कि ये जो जितनी भी हमारी ड्यूटीज़ हैं ये एक तरह से लीगल ड्यूटी है, हम जो दूसरे पर्सन के लिए फुलफिल करते हैं और हमें उस ड्यूटी का ब्रीच नहीं करना है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो सपोज अ न्यू फॉर्म ऑफ ऑनलाइन प्राइवेसी वायलेशन emerges and if there is no specific tort exist, court can create liability because there is a general duty not to harm others। मतलब अगर कोई अब लॉ नहीं बना हुआ है, कोई स्पेसिफिक टॉट है नहीं इस चीज़ को लेके, क्योंकि देखो एआई और ये जो अभी चल रही हैं चीज़ें टेक्नोलॉजी में, साइंस में बहुत रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया वायलेशन और चीज़ें इमर्ज हो रही हैं। तो इन दैट केस अगर मान लो कोई ऐसा नया केस कोर्ट के पास पहुंचता है तो कोर्ट लाइबिलिटी क्रिएट कर सकती है। और वो किस प्रिंसिपल पे क्रिएट करेगी, दैट एवरी पर्सन इज जनरली बाउंड टूवर्ड्स द ड्यूटी दैट ही और शी विल नॉट हार्म अदर्स। तो ये तो हो गया टॉर्ट। अब विनफील्ड के हिसाब से उन्होंने टॉर्ट को डिफाइन कैसे किया है, टॉर्शियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरीली फिक्स्ड बाय लॉ। यानी ये जो लाइबिलिटी है ये कहाँ से अराइज हुई है, ये लाइबिलिटी अराइज हुई है लॉ के थ्रू, और उसने आपको बाउंड किया था कि आप ब्रीच नहीं करो, ब्रीच मतलब तोड़ना, आप उस चीज़ को ब्रेक नहीं करोगे। दिस ड्यूटी इज टूवर्ड्स पर्सन्स जनरली एंड इट्स अ ब्रीच इज रिड्रेसिबल बाय एन एक्शन फॉर अ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। मतलब ये ड्यूटी किसके तरफ है, ये ड्यूटी जनरल लोगों की तरफ, जनरल मतलब द होल सोसाइटी, आपके आसपास जो भी है आपकी ड्यूटी उसके तरफ बनती है। और अगर आपने इसको नहीं फुलफिल किया, यानी अगर आपने ब्रीच कर दिया, अगर आपने इस चीज़ के अगेंस्ट चले गए, तो यानी कि अगले का वायलेशन हो गया राइट्स का। तो अब रिड्रेसिबल बाय एन एक्शन मतलब अगला आपके ऊपर एक्शन ले सकता है, और जब वो एक्शन लेगा तो वो आपसे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मानेगा। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है दैट इट इज़ अनक्लियर इन नेचर। अनलिक्विडेटेड मतलब सेट स्टैंडर्ड नहीं है, जैसे जो बाकी लॉज है, क्रिमिनल लॉज है, जैसे एग्जांपल ले लो तो वहाँ पे हमारे लॉज कह देते हैं कि फ्रॉम 50,000 अप टू 2 lakhs। तो एक मार्जिन डिसाइड है, एक मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट डिसाइड है, कई बार मिनिमम भी डिसाइड होता है, कई बार मैक्सिमम भी होता है। तो ये सेट अमाउंट है कि ये गलती करोगे तो इन बिटवीन इतना हो सकता है। बाकी इट डिपेंड्स ऑन कोर्ट ऑल्सो कि आपने बहुत सारे ऑफेंसेस कर दिए हैं तो मर्ज होके आपको फाइन भरना पड़ता है, वो कोर्ट डिसाइड करती है। बट उन सब चीज़ों के लिए ऑलरेडी लॉ बोल चुका होता है कि लिमिट क्या है, अमाउंट क्या सेट है। अनलिक्विडेटेड का मतलब है कुछ भी सेट नहीं है, कुछ भी अमाउंट डिसाइडेड नहीं है, जिस भी तरह का एक्ट होगा, जैसा वायलेशन होगा, उसी अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि कितने डैमेजेस पे करने हैं, दैट इज अनलिक्विडेटेड। दूसरा आते हैं प्लूरल व्यू, जो कहता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। यहाँ पे एक पर्सन है ज्यूरिस्ट पॉलक। पॉलक सपोर्ट करते हैं दैट लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। इनके हिसाब से देयर इज नो जनरल प्रिंसिपल, ऐसा कोई जनरल प्रिंसिपल नहीं है, और हम इसको ट्रीट करेंगे एज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट रॉन्ग्स। सबके जितने भी रॉन्ग्स हो रहे हैं उनके अपने खुद के रूल्स हैं, डिफेंसेस हैं और रेमेडीज हैं। तो कोई एक सिंगल यूनिफाइंग प्रिंसिपल नहीं है, बट इट इज एन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल टॉर्ट्स सच एज नेग्लिजेंस, डिफेमेशन, न्यूसेंस, ट्रेसपास एंड कन्वर्शन। तो ये इन्होंने 4-5 पॉइंट्स दिए और इन्होंने बोला कि ऐसा कोई जनरल प्रिंसिपल नहीं होता है। लाइबिलिटी एग्जिस्ट करेगी व्हेन द रॉन्ग फॉल्स विद इन एन ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड टॉर्ट, जैसे नेग्लिजेंस जो पहले से हमने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं कि ये टॉर्ट होता है, ये टॉर्ट होता है, अगर उसमें फॉल करता है, किसी एग्जिस्टिंग कैटेगरी में फॉल करता है तो ही वो लाइबिलिटी बनाएगा। अगर आपके पास कोई सेट कैटेगरी या कोई एग्जिस्टिंग कैटेगरी नहीं है तो इन दैट केस वो रॉन्ग नहीं माना जाएगा, वो फिट नहीं करेगा उस कैटेगरी में। अगर फिट नहीं करेगा तो रेमेडी भी नहीं होगी।
राइट। तो ये जो अप्रोच है ये आई कहाँ से, इंग्लिश लॉ से, वेयर न्यू टॉट्स वर रिकॉग्नाइज्ड ओनली इफ दे कुड बी फिटेड इनटू एग्जिस्टिंग कैटेगरीज। वो नए वालों को भी तभी रिकॉग्नाइज करते थे जब उनकी एग्जिस्टिंग कैटेगरी से मेल जोल खाता था जो नया टॉट अब हुआ है, क्योंकि डिफरेंट केसेस हैं, डिफरेंट फैक्ट्स होते हैं, कई बार कुछ नया निकल के आता है जो एग्जिस्टिंग कैटेगरी से मैच नहीं करता। फिर भी दे वांट कि कोई जो एग्जिस्टिंग कैटेगरीज है, मान लो देर आर 10 पॉइंटर्स, तो किसी ना किसी से रिलेट करना चाहिए, तब जाके वो नए टॉट को रिकग्नाइज करते थे। इसी में एक केस है जिसने इस चीज़ को, लाइक रिजिड कैटेगराइजेशन को ब्रेक किया था। केस इज डॉनग वर्सेस स्टीवेंसन। डॉनग वर्सेस स्टीवेंसन में हुआ क्या था, मिसेस डॉनग थी, शी ड्रैंक जिंजर बियर which was bought by her friend and that bottle contained a decomposed snail। तो डिकम्पोज क्योंकि उस स्नेल की बॉडी थी, अब वो उसमें सड़ गई, उन्होंने वो जो ड्रिंक थी वो पी ली। इन दैट केस शी बिकेम इल। अब यहाँ पे इशू जो क्रिएट हुआ वो ये था दैट देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिसेस डॉनग एंड द मैन्युफैक्चरर। तो क्या वो उसको स्यू कर सकती है? तो यहाँ पे जो डिसाइड कर रहे थे दैट वाज लॉर्ड एटकिन। लॉर्ड एटकिन ने एक प्रिंसिपल डेवलप किया जिसका नाम था नेबर प्रिंसिपल। नेबर प्रिंसिपल मीन्स दैट वन मस्ट टेक रीजनेबल केयर टू अवॉइड एक्ट्स लाइकली टू इंजर वंस नेबर। कि मतलब मुझे एटलीस्ट ऐसी केयर करनी चाहिए जिसको हम जनरल ड्यूटी ऑफ केयर भी कह सकते हैं, कि एक जनरल ड्यूटी ऑफ केयर है कि मेरे थ्रू कुछ भी ऐसा एक्ट ना हो जिससे मेरा अगला जो बगल वाला पर्सन है, इट्स नॉट कम्प्लीटली नेबर की वो बगल में रहता ही हो। नेबर मीन्स एनी पर्सन हु इज़ बिसाइड मी, अगल बगल जो भी लोग हैं उनको किसी भी तरह का इंजरी ना हो, राइट। सो फ्रॉम दिस particular case it created the modern law of negligence and supported the singular concept of tort law। तो यहाँ से इस केस से मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ नेग्लिजेंस जो था उसको स्टैब्लिश किया गया, और जो मॉडर्न कंसेंसस है उस पे माना गया दैट इट इज़ फेवरिंग द सिंगुलर लॉ ऑफ टॉर्ट्स। और इंडियन कोर्ट्स भी इसी चीज़ को मानती हैं दैट दे अंडरलाइंग यूनिटी ऑफ प्रिंसिपल्स वाइल एक्नॉलेजिंग द डाइवर्सिटी ऑफ स्पेसिफिक टॉट्स। कैटेगरीज तो हैं बट वी स्टिल फील लाइक कि एक सिंगुलर व्यू है जो ये कहता है कि एक पर्सन की ड्यूटी है टुवर्ड्स एवरी अदर पर्सन जो भी उसके आसपास है, दैट ही शी विल नॉट हार्म अदर्स। सो इट्स द ड्यूटी नॉट टू हार्म other persons who are in the society। So I hope now you are clear about that law of tort और लॉ ऑफ टॉर्ट्स का मीनिंग क्या है, एंड दिस डॉनग वर्सेस स्टीवेंसन मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। मूविंग अहेड विद टॉर्ट वर्सेस क्राइम, नाउ वील सी डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज। टॉर्ट और क्राइम में फ़र्क क्या होता है? नाउ सी, वी आर टॉकिंग अबाउट टॉर्ट एंड वर्सेस में क्राइम है। तो सबसे पहला तो जो मेजर चीज़ है दैट इज़ प्राइवेट रॉन्ग्स एंड पब्लिक रॉन्ग्स। हम टॉर्ट्स को बोलेंगे दैट इट इज़ अ प्राइवेट रॉन्ग, और हम क्राइम को बोलेंगे दैट इट इज़ अ पब्लिक रॉन्ग। कैसे होता है? सबसे पहले समझते हैं नेचर ऑफ रॉन्ग। नेचर ऑफ रॉन्ग मतलब हम इसको प्राइवेट रॉन्ग क्यों कह रहे हैं? इसका रीज़न है कि टॉर्ट हमेशा अगेंस्ट एन इंडिविजुअल होता है। अगेंस्ट एंड इंडिविजुअल मतलब जो आप हार्म पहुंचा रहे हो, जिस आपके एक्शन की वजह से जिसको नुकसान हो रहा है, वो या तो कोई बॉडी है, या तो कोई प्रॉपर्टी है, या फिर उस पर्सन की रेपुटेशन है। तो यानी इट इज़ ऑल पर्सनल इन नेचर। पर्सनल है तो प्राइवेट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में आता है पब्लिक रॉन्ग। क्यों कहा गया है? क्योंकि इट इज़ अगेंस्ट द स्टेट एंड सोसाइटी। मतलब पब्लिक रॉन्ग है, जनरली अगर जो भी क्राइम होता है उसको मानते हैं दैट इज़ अगेंस्ट द सोसाइटी एंड स्टेट, और इन सोशल ऑर्डर इट इज़ हार्मफुल फॉर अदर्स। जैसे मान लो कोई भी क्राइम ले लो, मर्डर ले लो, मर्डर तो एक पर्सन का किया है बट वो रॉन्ग कैसा है? अगेंस्ट स्टेट है। इसीलिए हम मान के चलते हैं दैट दिस इज कॉल्ड एज पब्लिक रॉन्ग एंड इट इज हार्मफुल टू द सोशल ऑर्डर। फर्स्ट मेजर डिफरेंस। नेक्स्ट आता है पार्टीज टू एक्शन। पार्टीज टू एक्शन मतलब जो पार्टी टॉर्ट्स में इंजर हुई है उसको हम बोलेंगे प्लेंटिव, और जो रॉन्ग डूअर है उसको बोलेंगे डिफेंडेंट। तो प्लेंटिव
केस फाइल करेगा, प्लेंट फाइल करेगा और डिफेंडेंट के अगेंस्ट में करेगा। तो जो इंजर्ड पार्टी है वो केस फाइल करेगी अगेंस्ट द पर्सन जिसने गलत किया है, हु इज द रॉन्ग डूअर। बट वहीं पे अच्छा, टॉर्ट में स्टेट का कोई काम नहीं है इसलिए स्टेट पार्टी नहीं होगा। बट वहीं पे क्राइम की बात आती है। क्राइम में अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई क्राइम हुआ है तो अगर वो जिंदा है तो वो ना तो, या तो फिर उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो, कभी भी ये लोग केस फाइल नहीं करते। उनकी जगह पे स्टेट प्रोसिक्यूट करता है एक्यूज्ड को, यानी जो भी विक्टिम है किसी भी क्राइम का, वो विक्टिम वहाँ पे एज अ विटनेस होता है, नॉट अ पार्टी टू द प्रोसिक्यूशन। वहाँ पार्टी नहीं होगा बट उसको रिप्रेजेंट करेगा स्टेट, इसीलिए हम कहते हैं कि दिस इज अगेंस्ट स्टेट। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है, पर्पस क्या है। टॉर्ट्स का पर्पस है टू प्रोवाइड द कॉम्पनसेशन, यानी आप किसी भी तरह से कुछ ऐसा एक अमाउंट प्रोवाइड करा रहे हो उस विक्टिम को जिससे कि आप उसकी पोजीशन को रीस्टोर कर सको। कि मान लो अगर ये रॉन्ग उसके साथ नहीं हुआ होता तो उसकी पोजीशन क्या होती। अब ऑफ कोर्स कई बार रिस्टोरेशन अमाउंट के हिसाब से इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए, बट आप कॉम्पनसेशन दे के कर क्या रहे हो, यू आर ट्राइंग टू कि जो भी गलत हुआ है उस चीज़ को हम कैसे भी करके बाय गिविंग द मनी बैलेंस कर सके। तो हम कोशिश करते हैं कि हम प्रोपोर्शनेट अमाउंट दिलवा दें। क्राइम में क्या होता है, पनिशमेंट है। कोई क्राइम कर दो और कह दे मैं पैसे दे दूंगा या मैं इसको कॉम्पनसेशन या डैमेजेस फुलफिल कर दूंगा, दैट इज नॉट अलाउड। ऑब्जेक्टिव इज टू पनिश द रॉन्ग डूअर। पनिशमेंट में क्या होगा, टू डेटर, रिफॉर्म, प्रोटेक्ट सोसाइटी थ्रू इम्प्रिजनमेंट, फाइन्स और अदर पेनल्टीज। डेटर, रिफॉर्म एंड प्रोटेक्ट मतलब आप उस चीज़ को दूसरे लोग ना करें, आप रोकोगे या उस पर्सन को चेंज करने की कोशिश करोगे, रिफॉर्म लेके आओगे, या फिर आप उस सोसाइटी को प्रोटेक्ट करोगे कि ये एक्शन कोई और दूसरा ना कर दे या वही पर्सन दोबारा ये चीज़ ना करे। उससे सेफ गार्ड करने के लिए आप पीनल कॉन्सिक्वेंसेस लगाते हो। पीनल कॉन्सिक्वेंसेस मतलब या तो जेल हो जाएगी, इम्प्रिजनमेंट मतलब आपको कस्टडी में भेज दिया जाएगा, या तो आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, या अदर पेनल्टीज़ में कोई दूसरी पेनल्टी भी कोर्ट लगा सकती है, या इन दोनों को मिक्स भी कर सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपने किस तरह का क्राइम किया है कोर्ट आपको सज़ा देगी। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ टॉर्ट्स में होता है बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ मतलब प्लेंटिफ को ये शो करना पड़ेगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता, या मतलब अगर डिफेंडेंट ने वो हार्म नहीं किया होता तो इस तरह की चीज़ें नहीं हुई होती, लाइक उसको नुकसान उतना नहीं हुआ होता। तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है, दैट अ प्लेंटिफ मस्ट शो इट इज़ मोर लाइकली दैन नॉट the defendant caused the harm. And what is crime? Crime means beyond the reasonable doubt. Beyond the reasonable doubt means that a much higher threshold protecting the accused liberties. That when you talk about कि crime हुआ है तो प्रूफ क्या है, दैट रीजनेबल डाउट कुछ भी नहीं है, इट इज़ टूवर्ड्स कि आपको जो एक्यूज्ड है उसकी लिबर्टी पे कहीं ना कहीं यू हैव टू, लाइक कहते हैं ना हमें सज़ा देना है बिकॉज वी वांट टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी, एंड इफ इट इज़ प्रूवन कि हाँ इस पर्सन ने ऐसा किया है तो करना ही पड़ेगा। नाउ सी, इलस्ट्रेशन से समझते हैं। एक पर्सन ने दूसरे को असॉल्ट किया। असॉल्ट मीन्स कि आपने रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट किया और उस एप्रीहेंशन से सामने वाले पर्सन के मन में ये डर आ गया कि नाउ ही विल हिट मी। असॉल्ट टॉर्शियस भी हो सकता है और क्रिमिनल भी हो सकता है। टॉर्ट में भी असॉल्ट आएगा और जब आप क्रिमिनल लॉस पढ़ोगे वहाँ पे भी असॉल्ट आता है। नाउ सी, असॉल्ट का मतलब क्या है, जैसे मैंने एक ऐसे हाथ उठाया तो अभी मैंने मारा नहीं है, टच भी नहीं किया है, बस हाथ उठाया है। तो हाथ उठाने से सामने वाला पर्सन, उसके माइंड में एक डर क्रिएट हो गया कि अगले सेकंड ये जो हाथ उठा है ये मेरे पे पड़ जाएगा। सो दिस इज द फियर और द एप्रीहेंशन कॉज्ड बाय माय एक्शन। अब देखो असॉल्ट हो गया। अब देखो अगर क्राइम होगा, अगर आप क्राइम के थ्रू जाओगे तो स्टेट प्रोसिक्यूट करेगा अंडर क्रिमिनल लॉ, यानी जो विक्टिम है वो पिक्चर में नहीं होगा, वो एज अ विटनेस काम करेगा, एज अ विक्टिम काम करेगा। बट उसकी जगह पे जो स्टेट है वो केस को फाइल करेगा अगेंस्ट द एक्यूज्ड। वहीं पे अगर हम इस असॉल्ट को एज अ टॉर्ट रखें तो विक्टिम स्यू करेगा जिसने उसके ऊपर असॉल्ट करने की कोशिश की, और उसके ऊपर केस फाइल करके उसे डैमेजेस के लिए स्यू करेगा फॉर एनी काइंड ऑफ इंजरीज कॉज्ड। अब देखो फिजिकल इंजरी तो नहीं कॉज हुई है बट मेंटल इंजरी कॉज हुई है।
उसके मन में एक डर आ गया, तो वो जो डर है उसके लिए वो डैमेज फाइल कर सकता है। नाउ दिस टॉर्ट एंड क्राइम दे कैन प्रोसीड साइमल्टेनियसली। अब हम समझते हैं कि इसके जो लैंडमार्क केसेस है उनका क्या कहना है। पहला केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हैंस जॉर्ज, 1965 का केस है। यहाँ पे हुआ क्या था, एक्यूज्ड गोल्ड लेके आया था इन इंडिया वॉयलेटिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस। तो यहाँ पे हेल्ड ये हुआ कि दिस सेम एक्ट इट मे क्रिएट बोथ सिविल एंड क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पे आया कि कोर्ट ने क्लैरिफाई किया दैट सेम एक्ट में कॉन्स्टिट्यूट बोथ अ टॉर्ट एंड अ क्राइम एंड अ पर्सन मे बी क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड एंड सिविली लाइबल। तो दो अलग अलग प्रोसीडिंग्स इंडिपेंडेंट चलाई जा सकती हैं। तो टॉर्ट एंड क्राइम कैन को एग्जिस्ट, तो दोनों तरह से किया जा सकता है। दूसरा केस है रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में जो ये रुदल शाह थे, ये प्रिजन में थे फॉर अबाउट 14 ईयर्स आफ्टर एक्विटल। तो एक्विटल तो हो चुका था, फिर भी ये 14 साल जेल में बने रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अवॉर्ड किया कॉम्पनसेशन अंडर आर्टिकल 32। कॉम्पनसेशन क्यों किया था, क्योंकि इनके साथ रॉन्गफुल डिटेंशन, देखो एक मान लो 14 ईयर्स के लिए उनको बोला गया कि आपकी सज़ा है 14 ईयर्स, आप सज़ा काटो और फिर निकल जाओ। 14 ईयर्स उन्होंने अपना टाइम पीरियड कंप्लीट कर लिया, बट उनको बाहर नहीं भेजा गया। अब वो अगला और 14 ईयर्स उन्होंने उसी जेल में लगा दिया, जबकि उनका एक्विटल हो चुका था। तो अब विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट उनको सज़ा नहीं मिली है, इम्प्रिजनमेंट वो अपना काट चुके हैं, उसके बाद अगर उन्हें कस्टडी में करते हो तो दैट इज़ रॉन्गफुल डिटेंशन। रॉन्गफुल डिटेंशन है तो आपका आर्टिकल 14, 19, 21 तीनों इन्फ्रिंज हो गए। उस केस में आर्टिकल 32 में केस फाइल होना चाहिए, रिट फाइल होनी चाहिए हेबियस कॉर्पस की। बट होता क्या है, पर्सन्स ऐसे होते हैं दैट दे इवन डोंट नो अबाउट देयर राइट्स, दे डोंट नो कि उनके अगेंस्ट इतना कुछ हो गया है एंड दे कैन क्लेम फॉर इट, दे कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ इस केस में क्या हुआ कि बर्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट लाइबिलिटी इन इंडिया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्पनसेशन अवार्ड कराया था फॉर रॉन्गफुल डिटेंशन। इसको उन्होंने एक टॉशियस रेमेडी माना और स्टेट ऑफिशियल्स को भी इस एम्बिट में माना दैट दे कैन ऑल्सो फेस क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो इंडिया में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट एग्जिस्ट किया इंडिपेंडेंटली ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो यानी दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट आता है नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। 1993 में देखो एक यंग मैन था, दैट यंग मैन डाइड इन पुलिस कस्टडी। सो नाउ स्टेट वाज लायबल टू पे द कॉम्पनसेशन एंड पब्लिक लॉ कॉम्पनसेशन इज सेपरेट फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। दिस मीन्स कि कोर्ट ने वाइकेरियसली स्टेट को लाइबल किया इन टॉर्ट फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़, क्योंकि वहाँ पे पुलिस थी, पुलिस ने ऐसा कुछ किया होगा जिससे कि वो जो यंग पर्सन था वो डेड हुआ, क्योंकि ही वॉज वेरी फिट एंड फाइन, कुछ ऐसा उसको बीमारी वगैरह नहीं थी। तो अगर उसकी डेथ हुई है तो अब पुलिस कस्टडी क्या है, एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट। एंड वाइकेरियस लाइबिलिटी मतलब मास्टर इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सर्वेंट। तो सर्वेंट हो गए पुलिस यानी एम्प्लॉयज़ और स्टेट हो गया उनका मास्टर। यहाँ पे स्टेट को लाइबल किया गया और इन्हें कॉम्पनसेशन दिलाया गया अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। बट दिस वाज डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट लॉ टॉर्ट रेमेडीज एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी। ये डिफरेंट था और जो कोर्ट से दिलाया गया था दैट वाज डिफरेंट। तो पब्लिक लॉ कॉम्पनसेशन है ना कि आपकी गलती हुई है और आपकी वजह से हुआ है, जैसे भी हुआ हो, यू आर नाउ लाइबल टू पे द डैमेजेस और द कॉम्पनसेशन। और जो क्रिमिनल लाइबिलिटी चलेगी वो अलग है, उसको हम एक साथ मिक्स नहीं करेंगे, तो दैट इज़ डिफरेंट। अब देखो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे टॉर्ट्स और क्राइम जो है वो ओवरलैप करता है। अभी मैंने एग्जांपल दिया था असॉल्ट का। असॉल्ट मतलब आप एप्रीहेंशन आपने किया, सिर्फ हाथ उठाया है, अभी टच नहीं किया। बैटरी मतलब जब वही चाटा पड़ जाए, यानी हाथ उठाया और मार भी दिया, दैट इज़ बैटरी। तो ये दोनों चीज़ें क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में भी जाती हैं अंडर आईपीसी। असॉल्ट और बैटरी आपको अपने बीएनएस, अब पहले तो आईपीसी था, अब आपको बीएनएस में मिलेगा और इसके लिए सिविल सूट भी फाइल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट गोज फॉर डिफेमेशन ऑल्सो। डिफेमेशन जब हम दूसरे की रेपुटेशन को खराब करते हैं एंड इंटेंशनल रेपुटेशन को खराब करते हैं। सो क्रिमिनल डिफेमेशन भी होता है और हम अभी इसमें टॉर्ट्स में भी सिविल डिफेमेशन पढ़ेंगे। न्यूसेंस, न्यूसेंस टॉर्ट्स में भी है। न्यूसेंस हमारे
बीएनएस में भी है, तो बीएनएस में हो गया पब्लिक न्यूसेंस और सिविल एक्शन होता है प्राइवेट न्यूसेंस के लिए। चीटिंग और फ्रॉड में भी दोनों तरह के केसेस कर सकते हैं, दैट मीन्स क्रिमिनल लाइबिलिटी भी अराइज होगी और टॉर्शियस लाइबिलिटी भी अराइज होगी। सो दिस डजंट मीन्स कि अगर आपका कोई क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स है वो अगर पेंडिंग है तो आप सिविल सूट डैमेजेस के लिए फाइल नहीं कर सकते, या अगर आपका कोई सिविल सूट है वो पेंडिंग है तो आप उसी चीज़ के लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए नहीं जा सकते। सो दोनों चीज़ें आपको इंडिपेंडेंटली परस्यू करी जा सकती हैं या फिर कॉन्करेंटली भी परस्यू करी जा सकती हैं, तो दोनों केसेस साइड बाय साइड चलाए जा सकते हैं। मूविंग अहेड विद टॉर्ट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट। टॉर्ट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट, आई होप यू पीपल ऑलरेडी नो। आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द ड्यूटी विच इज अराइजिंग फ्रॉम एन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट इज अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। सो देखो, कोई ड्यूटी अराइज हो रही है फ्रॉम एन अग्रीमेंट। एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो ए ने बी को एक लैपटॉप सेल किया बट उसको डिलीवर नहीं किया। ए ने बी को लैपटॉप सेल किया है बट ए फेल्ड टू डिलीवर इट, तो रेमेडी क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों है? क्योंकि आपको उसे डिलीवरी भी करनी थी, क्योंकि बिकॉज यू हैव सोल्ड दैट प्रोडक्ट एंड इफ यू आर फेलिंग टू डिलीवर इट दैट मीन्स यू डिड नॉट कंप्लीट योर कॉन्ट्रैक्ट एंड नाउ यू हैव टू पे द रेमेडी। वहीं पे टॉर्ट क्या होता है? टॉर्ट इज इम्पोज्ड बाय लॉ, इट इज़ अ ड्यूटी विच इज़ इम्पोज्ड बाय लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी। कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, बस मेरी ड्यूटी है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। जैसे एक मैन्युफैक्चरर है, उसने एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट सेल कर दिया एक कंज्यूमर को, तो अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट सेल किया है तो इंजरी हुई है। रेमेडी क्या है? कि आपने नेग्लिजेंस करी, आपने ध्यान नहीं दिया और वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट था, तो दिस इज टॉर्ट्स। अब देखो इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या बनते हैं। नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। पहला आता है सोर्स ऑफ ड्यूटी। सोर्स ऑफ ड्यूटी मीन्स दैट इट अराइजेस फ्रॉम एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टर्म्स ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। देखो, अब कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी कब होगी? एक तो उन्हीं पार्टीज में होगी जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। अब मान लो वो जो ड्यूटी है वो या तो एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगी या तो एक्सप्रेस्ड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उनके उनसे हिडन होगी इम्प्लाइड वाली। तो किसी भी तरह का टर्म हो, बट अगर दोनों के बीच में कोई अग्रीमेंट है तो सोर्स ऑफ ड्यूटी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहा है। बट इन टॉर्ट्स, इन टॉर्शियस लाइबिलिटी इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ। आपसे जनरली लॉ कह रहा है दैट यू एज अ पर्सन यू आर हैविंग अ ड्यूटी टूवर्ड्स अदर पर्सन जनरली, ये किसी भी अग्रीमेंट पे बेस्ड नहीं है। देखो एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो ए है, उसने अग्री किया टू बिल्ड अ हाउस फॉर बी। ए ने अग्री किया बी के कहने पे कि वो बी का घर बना देगा, बट उसने कंप्लीट नहीं किया, ही फेल्ड टू कंप्लीट द अग्रीमेंट। तो यहाँ पे रेमेडी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट था, एक अग्रीमेंट था, एक्सप्रेस इम्प्लाइड कैसा भी हो बट एक अग्रीमेंट था, बट अगर अग्रीमेंट फुलफिल नहीं किया गया तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वहीं पे एक टॉर्शियस एग्जाम्पल समझो कि एक मैन्युफैक्चरर है, अगर वो डिफेक्टिव कोई प्रोडक्ट या मान लो कोई डिफेक्टिव मेडिसिन प्रोड्यूस कर रहा है तो दैट मीन्स ही दैट मैन्युफैक्चरर इज कॉजिंग इंजरी। तो टॉर्ट क्या है? नेग्लिजेंस का। तो रेमेडी क्या होगी? नेग्लिजेंस के अगेंस्ट होगी। तो क्या एक मैन्युफैक्चरर को डिफेक्टिव मेडिसिन को प्रोड्यूस करना चाहिए? नो। और ये क्या कोई लॉ कह रहा है? लॉ तो बोलता ही है कि ऐसा नहीं करना, पर लॉ कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं बता रहा है, जनरली बता रहा है कि अगर डिफेक्टिव मेडिसिन बनाओगे तो जनरली वो पब्लिक के लिए खतरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना है। तो ड्यूटी क्या है मैन्युफैक्चरर की? टू प्रोड्यूस द प्रॉपर मेडिसिन जिससे कि इंजरी ना हो। नाउ कम्स पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज कौन होंगी? जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में होंगी। इजेंशियल क्या है? दैट ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी स्यूड और कैन स्यू। तो जो पार्टीज हैं, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जो पार्टीज जिनका लोकस स्टैंडर्ड बनता है, जो उस कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट हैं, या तो वो स्यू कर सकते हैं या उनको स्यू किया जा सकता है। बट यहाँ टॉर्ट्स में देर इज़ नो प्रिविटी रिक्वायर्ड। जिस भी पर्सन को हार्म हुआ है दैट पर्सन कैन फाइल अ केस, वो पर्सन पार्टी बन जाएगा, वो प्लेंटिफ हो जाएगा, और जिसकी वजह से हुआ यानी जिसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया है वो डिफेंडेंट हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है डैमेजेस। डैमेजेस मीन्स बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में हम प्लेंटिफ को इस तरह से रखते हैं कि अगर हम प्लेंटिफ को इस पोजीशन में रखते कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता तब वो क्या परफॉर्म कर रहा होता, तो एक्सपेक्टेशन लॉस चेक हो जाता है कि अब किस हद तक इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना था। मीनिंग कि मान लो एक कोई प्लेंटिफ है जो किसी डिफेंडेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया, डिफेंडेंट ने उस चीज़ को पूरा नहीं किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो अब हम ये चेक करेंगे कि मान लो अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया होता तो तब प्लेंटिफ की पोजीशन क्या होती। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए डैमेजेस दिए जाते हैं कि अब अगर ब्रीच हो गया, परफॉर्म हुआ ही नहीं है, तो कितना नुकसान हुआ है उस चीज़ को हम चेक करते हैं। एक्सपेक्टेशन लॉस मतलब वी आर सीइंग कि पोजीशन में चेंज कितना है, अगर परफॉर्म हो गया होता तो क्या पोजीशन होती, नहीं हुआ है, तोड़ दिया गया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो अभी क्या लॉस हुआ है, उसी हिसाब से डैमेजेस दिए जाते हैं। बट इन टॉर्शियस लाइबिलिटी हम क्या कोशिश करेंगे उस प्लेंटिफ को रीस्टोर करने की कि अगर ये टॉर्ट नहीं हुआ होता तो इसके पहले वो प्लेंटिफ किस पोजीशन पे होता, तो जिसको हम बोलेंगे रेस्टिट्यूशनरी लॉस। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू रीस्टोर द सिचुएशन ऑफ द प्लेंटिफ बिफोर द हैपनिंग ऑफ दैट टॉर्ट अगेंस्ट हिम। तो अगर इस चीज़ के लिए हम उसको मतलब वी आर व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज ओरिजिनल पोजीशन में हम उसको दोबारा से रखने जा रहे हैं। तो ओरिजिनल पोजीशन में अगर रखना है तो वी आर ट्राइंग टू पे द डैमेजेस, जिससे कि टॉर्ट ऐसा मान लो कि जैसे टॉर्ट हुआ ही नहीं था और आपको अमाउंट के तौर पे वो पैसे या वो डैमेजेस दिलवा दिए जाते हैं। लिमिटेशन पीरियड जनरली 3 years होता है फ्रॉम द डेट ऑफ ब्रीच थ्रू लिमिटेशन एक्ट 1963, और यहाँ पे भी जनरली 3 years है फ्रॉम द डेट ऑफ इंजरी या जब से आपको उस चीज़ की नॉलेज हुई। रिमोटनेस क्या है, हैडली वर्सेस बैक्सनडेल बताता है दैट डैमेजेस मस्ट बी इन कंटेम्पलेशन ऑफ पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उन पार्टीज के उनके मन मर्जी से या उनके डिसाइडेड टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये चीज़ें होनी चाहिए। एंड यहाँ पे इट इज़ गवर्न बाय रीजनेबल फोर्सेबिलिटी। यहाँ पे हम जितना रीजनेबल फोर्सेबिलिटी मतलब जितना एक रीजनेबल मैन फोर्सी कर सकता है उस हिसाब से हम रिमोटनेस को ट्रीट करेंगे। इसका केस है द वेगन माउंट 1961। ये एक एक करके वील डिस्कस दैट इन केसेस में क्या क्या चीज़ें हुई थी। बिफोर दैट जो लैंडमार्क केसेस हैं लेट्स फोकस ऑन देम। पहला है डॉनग वर्सेस स्टीवेंसन। डॉनग वर्सेस स्टीवेंसन 1932, अभी हमने इसके पहले भी पढ़ा था। डॉनग वर्सेस स्टीवेंसन में जिंजर बियर बॉटल में स्नेल मिली थी एंड ड्यू टू दिस द फीमेल गॉट इल। तो मैन्युफैक्चरर को लाइबल किया गया था डिस्पाइट देयर वाज एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट टॉर्शियस ड्यूटी टू केयर को इस्टेब्लिश किया गया कि एक ड्यूटी टू केयर है जो कि जनरली सबके लिए है। लॉर्ड एटकिन, आई टोल्ड यू, लॉर्ड एटकिन के हिसाब से कुछ ऐसी टॉर्शियस ड्यूटीज़ हैं दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। तो चाहे मैन्युफैक्चरर और जो पर्सन उन ड्रिंक्स को ले रहा है उनके बीच में डायरेक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट ना भी हो, बट दैट मैन्युफैक्चरर ओज अ ड्यूटी टूवर्ड्स जनरल पब्लिक। और ड्यूटी क्या है कि वट एवर द पर्सन इज सर्विंग, तो वो जो सर्व कर रहा है दोज थिंग्स शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हार्म। तो यहाँ पे भले ही कोई कॉन्ट्रैक्ट ना भी हुआ हो, शी कैन स्टिल sue that person for damages, right? Now comes Headley Band versus Heller, 1964 का केस है। इन दिस अ कंपनी रिलाइड ऑन अ बैंक्स फाइनेंशियल रेफरेंस और इसकी वजह से दैट कंपनी सफर्ड इकोनॉमिक लॉस। तो यहाँ पे इट वाज हेल्ड दैट कि नेग्लिजेंस एडवाइस कैन क्रिएट टॉर्शियस लाइबिलिटी। दिस इसको बोला गया, इसने एक्स्टैब्लिश की लाइबिलिटी जिसका नाम है नेग्लिजेंट मिस स्टेटमेंट। नेग्लिजेंट मिस स्टेटमेंट की वजह से अगर फाइनेंशियल लॉस हो जाता है तो वो एक्शनेबल होगा, चाहे आपका उस पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर ना हो। तो ऑफ कोर्स अगर एडवाइस दे रहे हो तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट एक ड्यूटी ऑफ केयर है और उस ड्यूटी ऑफ केयर से एक स्पेशल रिलेशनशिप क्रिएट होता है बिटवीन द पार्टीज, जिससे कि टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में एक जो गैप है उसको कम करने की कोशिश की जाती है। तो इवन इफ यू आर गिविंग द मिस स्टेटमेंट एंड दैट मिस स्टेटमेंट इज नेग्लिजेंट इन नेचर, जिसकी वजह से अगर किसी को फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो एक्शन लिया जा सकता है। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वर्सेस एसपीएस इंजीनियरिंग। देखो कई बार डिस्प्यूट अरोज हुआ आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल डीलिंग्स, कुछ इश्यूज आए एंड वेयर द
breached duty exists independently of the contract, टॉट रेमेडीज हर टाइम अवेलेबल होती है. दिस मीन्स यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो जनरली तो उसको जो भी रेमेडीज मिलेंगी वो भी कॉन्ट्रैक्चुअली होंगी जो डिसाइड कर चुके हो. पर जहाँ पे कोई ऐसा गलत चीज़ हो जाए जहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के मतलब इंडिपेंडेंट है, कॉन्ट्रैक्ट के बाहर की है, तो वहाँ पे हम डालेंगे ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ, कि लॉ के हिसाब से आपके ऊपर कुछ ड्यूटी इम्पोज्ड है, जनरल ड्यूटी इम्पोज्ड है. तो जनरल ड्यूटी इम्पोज्ड की वजह से आपके ऊपर टॉर्शियस एक्शन भी कॉन्करेंटली लिया जा सकता है. तो कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि आप चेक करोगे कि ड्यूटी जो ब्रीच हुई है उसका सब्सटेंस क्या है, रैदर दैन फोकसिंग ऑन द फॉर्म ऑफ द एक्शन. तो फोकस ऑन द सब्सटेंस रैदर दैन फॉर्म. बट इस केस से भी हुआ दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉट कैन को एग्जिस्ट टुगेदर. मूविंग अहेड विद टॉट एंड ट्रस्ट. टॉट एंड ट्रस्ट बात करते हैं. देखो पहले तो ट्रस्ट का मतलब क्या होता है. ट्रस्ट इज अ fiduciary relationship where a trustee holds a property for the benefit of beneficiary. इसमें देखो एक चार्ट से I'll explain you. एक पर्सन होते हैं जिनका नाम है ऑथर. ऑथर अपनी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में दे देते हैं. ठीक है, ट्रस्ट में प्रॉपर्टी दे दी, इनकी ओनरशिप, ट्रस्ट ऑथर की ओनरशिप खत्म, अब वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट में ट्रांसफर हो गई है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ बेनिफिशियरी. अब ये बेनिफिशियरी कोई भी हो सकता है, इनके नोन का भी पर्सन हो सकता है या जनरल कोई कम्युनिटी या जनरल कोई भी लोग हो सकते हैं जिनको इन्होंने टारगेट किया हो. और यहाँ पे एक पर्सन और होता है जिसका नाम है ट्रस्टी. नाउ सी, ये जो पूरा चार्ट है इसको हम बोलेंगे द सिस्टम ऑफ ट्रस्ट. ऑथर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, ट्रस्ट में चली गई. ट्रस्ट को मैनेज कौन कर रहा है? ट्रस्टी. ट्रस्टी भी ओनर नहीं है, ही इज जस्ट एडमिनिस्ट्रिंग द प्रॉपर्टी. किसके लिए? जिससे ट्रस्ट इस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को मैनेज करे और इससे जो भी बेनिफिट्स आ रहा है वो बेनिफिशियरी को दे दे. बेनिफिशियरी की भी यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी ओनरशिप इस प्रॉपर्टी पे नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बेनिफिट्स ले रहा है. तो ऐसे समझो एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है जहाँ पे प्रॉपर्टी इज मैनेज्ड बाय ट्रस्टी और मैनेज किसके लिए कर रहा है? फॉर द बेनिफिशियरीज. अगर मान लो जो टॉट है वो क्या कहता है? ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ. बट ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप जो कि एक ट्रस्टी की ड्यूटी से अराइज हो रहा है कि जो भी ट्रस्ट प्रॉपर्टी है या जो इक्विटेबल प्रिंसिपल्स हैं उनको ठीक से मैनेज करे जिससे बेनिफिट्स बेनिफिशियरी को दिए जा सकें. बट वहीं पे टॉर्ट्स क्या है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ ओड टू पर्सन्स जनरली. तो देखो ये जो ट्रस्ट ऑब्लिगेशंस हैं ये प्रोप्राइटरी हैं, प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है और फिड्यूशरी है, फ्रेंडशिप से रिलेटेड समझ लो. टॉट ऑब्लिगेशंस कैसे हैं? दोज आर कॉम्पनसेटरी इन नेचर. एग्जाम्पल समझो, जैसे एक ट्रस्टी है, उसने कुछ ट्रस्ट फंड्स को इन्वेस्ट कर दिया और उसने ट्रस्ट फंड ऐसे इन्वेस्ट किए, बहुत रेकलेसली इन्वेस्ट किया, ज़्यादा रीड आउट नहीं किया और जिसकी वजह से लॉस हो गया. तो नाउ बेनिफिशियरी दो चीज़ें कर सकता है. ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए तो उसको लाइबल करेगा ही क्योंकि ट्रस्ट के अंडर है, और नेग्लिजेंस के लिए भी लाइबल करेगा इन टॉट. तो नेग्लिजेंस के लिए भी लाइबल कर सकता है. तो मान लो अगर लाइबल उसने अगर जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है उसको सही से मैनेज नहीं किया, नेग्लिजेंटली मैनेज किया, तो फॉर बोथ ही विल बी लाइबल. ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्योंकि इक्विटेबल रॉन्ग है एंड फॉर टॉट ऑल्सो क्योंकि नेग्लिजेंस हुई है. सो इन दैट केस अगर प्रॉपर्टी जो ट्रस्टी है वो अगर किसी भी ट्रस्ट प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर लेता है अपने किसी पर्सनल यूज़ के लिए तो उसने टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन कमिट किया है, और टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन के साथ साथ उसने ब्रीच भी किया है ऑफ फिड्यूशरी ड्यूटी. तो यहाँ पे जो बेनिफिशियरी है वो सेलेक्ट कर सकता है कि उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस रेमेडी में मिलेगा, या तो टॉर्ट्स में मिलेगा या तो ट्रस्ट में मिलेगा. नाउ यू सी कि रेमेडियल डिफरेंस किस तरह के होते हैं, मतलब किस किस तरह की रेमेडीज होती है. ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में रेमेडीज होगी अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट. अकाउंट ऑफ प्रॉफिट मतलब जितना आपने उस गलती को करके या जो भी रॉन्ग डूइंग आपने करी थी उससे आपने कितना कमाया है, दैट इज अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, और वो वापस करना पड़ेगा. कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट एंड इक्विटेबल कॉम्पनसेशन. कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट यानी कि जो भी आपने ब्रीच करा है अगर वो शायद नहीं किया होता तो जितना भी लॉस हुआ है दैट इज कंस्ट्रक्टिव. एंड इक्विटेबल
कॉम्पनसेशन मतलब कि प्रोपोर्शनेट में कॉम्पनसेशन दिला लिया जाएगा, ऑफन मेजर्ड बाय द लॉस टू द ट्रस्ट एस्टेट, मतलब जितना लॉस हुआ उसी से प्रोपोर्शनेट करेंगे। बट टॉर्ट्स में रेमेडीज कैसी होती है, जैसे इट इज मेजर्ड बाय द प्लेंटिव्स लॉस, जैसे इंजंक्शन, स्टे ऑर्डर लगा दिया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा दी, या ऑफ कोर्स जो कॉम्पनसेशन वाली या डैमेजेस वाली चीज़ें हैं वो भी टॉर्ट्स में मेंशन रहेंगी। तो इन दिस केस यू सी जो इंजंक्शन है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, ये सब क्यों करवाई जा रही है, टू लाइक जो भी सिचुएशन है जिस पर्सन के साथ रॉन्ग डूइंग हुई है उसको ओरिजिनल पोजीशन में वापस से भेजने की, वो पॉसिबल है नहीं है जो भी हो, बट कोशिश यही होती है, राइट। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये जो अभी मैंने ऊपर ट्रस्ट का पूरा सिस्टम समझाया, दिस इज मेंशन्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। ट्रस्ट लॉ हमारा इंडिया का यही है, एंड टॉर्ट का कोई अभी तक कोडिफाइड लॉ नहीं बना है, इट इज़ प्योरली अनकोडिफाइड। और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस एस एन गोयल में इस चीज़ को क्लैरिफाई भी किया है। जैसे इश्यूज क्या थे कि कुछ प्रॉब्लम हुई रिगार्डिंग द हैंडलिंग ऑफ कस्टमर्स फंड। अब यहाँ पे कस्टमर्स फंड के साथ कुछ नेग्लिजेंस हुआ है तो बैंक को लाइबल किया गया, और ये जो लाइबिलिटी है दो तरह की हुई, एक तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी एंड अ टॉर्शियस रॉन्ग ऑल्सो। तो यहाँ पे इलस्ट्रेट किया गया कि कई बार ओवरलैप हो सकता है अमंग द कॉन्ट्रैक्ट, अमंग द ट्रस्ट एंड अमंग द टॉर्च। तो नेग्लिजेंस में क्रिएट बोथ कॉन्ट्रैक्चुअल एज वेल एज द टॉर्शियस लाइबिलिटी। तो जैसे बोलते हैं ना, मैक्सिम है इक्विटी विल नॉट सफर अ रॉन्ग टू बी विदाउट अ रेमेडी, मतलब दोनों चीज़ें, ट्रस्ट और टॉर्ट लॉ दोनों की बात कर रहा है कि ट्रस्ट रेमेडीज इन पर्सोनम है, अगेंस्ट द ट्रस्टी हैं, और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी हो सकती हैं, बट ये जो टॉर्टियस रेमेडीज हैं ये बेसिकली कॉम्पनसेटरी डैमेजेस के लिए होती हैं अगेंस्ट द टॉर्ट फीजर, जो टॉर्ट परफॉर्म कर रहा है उसके अगेंस्ट में होगी। Moving ahead with the foundations of law of tort in India. Foundations of law of tort means कि ये शुरू कहाँ से हुआ, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो हम बात करते हैं कॉलोनियल पीरियड से। अब मैंने बताया ये कॉमन लॉ से लिया गया है, इंग्लिश लीगल सिस्टम का पार्ट है। तो हमारे यहाँ भी कॉलोनियल पीरियड था, ब्रिटिश कोर्ट्स थी, ब्रिटिश कोर्ट्स ने इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश टॉर्ट प्रिंसिपल्स इन इंडिया। अब इंग्लिश कॉमन प्रिंसिपल्स जब इंडिया में आए और वो कुछ एक्ट्स थे उनके थ्रू आए, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया, चार्टर एक्ट्स आए, और जो सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किए गए थे कैलकटा, मद्रास एंड बॉम्बे में, दोज कोर्ट्स स्टार्टेड टू अप्लाई दीज इंग्लिश टॉर्ट प्रिंसिपल्स। इंग्लिश टॉर्ट प्रिंसिपल्स में सबसे पहले दे इंट्रोड्यूस्ड थ्री टॉर्ट प्रिंसिपल्स, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस एंड डिफेमेशन, राइट। नेग्लिजेंस, न्यूसेंस एंड डिफेमेशन। और यहाँ पे कोर्ट्स सिर्फ किस चीज़ को अप्लाई करते थे, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शाइंस, क्योंकि कोडिफाइड तो था नहीं, कोई लॉ तो है नहीं जो लॉ को उठाओ रख दो, तो किस चीज़ पे इनका फोकस रहता था, दे अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ कि हमें जस्टिस देना है, इक्विटी के साथ देना है और गुड कॉन्शाइंस में देना है। जस्टिस तो सीधा सीधा मतलब समझते हो कि वी आर ट्राइंग टू गिव द मैक्सिमम लाइक ट्रूएस्ट फेयर डिसीजन, राइट। इक्विटी, इक्विटी मीन्स कि जो इक्वल्स हैं उनको तो इक्वली ट्रीट करो, और जो अनइक्वल्स हैं उनको अनइक्वली ट्रीट करो, जिसको जैसी रेमेडी चाहिए उसको वैसा दो, दैट इज इक्विटी। एंड गुड कॉन्शाइंस मतलब दैट द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड। तो यू हैव टू लाइक गुड कॉन्शाइंस मतलब कि आपके अंदर से जो गुड फेथ में जो चीज़ें निकल रही हैं उस चीज़ को अप्लाई करो। तो यहाँ पे हमारे दो ये एक्ट्स और आए जिसको बोलते हैं आईपीसी और सीपीसी। अब तो ये चेंज होकर बीएनएस हो गया है। आईपीसी और सीपीसी इन्होंने प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव फ्रेमवर्क लेके आए जहाँ पे टॉर्ट को, जो टॉर्ट के जो एक्शंस हैं उनको भी कोर्ट में फाइल किया जा सके, मतलब अ काइंड ऑफ कि उनके ऊपर लिटिगेशन हो सके। पर अभी तक जितना भी जो टॉर्ट्स है वो अभी भी कोडिफाइड नहीं हुआ है, वो प्योरली अनकोडिफाइड है, और कोर्ट्स अभी भी इंग्लिश प्रेसिडेंट्स को ही अप्लाई करते हैं। प्रेसिडेंट्स मतलब जो पास्ट केसेस हैं उन्हीं सिमिलर फैक्ट्स पे उन पे ही रिलाई करते हैं, एंड दे कम्प्लीटली अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ justice, equity and good conscience.
इसके बाद कॉलोनियल पीरियड तो हमारा ख़त्म हो गया, इंडिपेंडेंस हुई। इंडिपेंडेंस के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इवोल्यूशन क्या हुआ, यानी 1947 से अभी तक। 1947 से अभी तक देखा जाए तो इंडियन कोर्ट्स ने इंडिजीनियस टॉर्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस को डेवलप किया, जहाँ पे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज़ हैं विच इज़ अंडर आर्टिकल 21, 32 एंड 226, इनको कोशिश करी अपने लॉज में लेके आने की। कुछ डिफरेंट टाइप के यूनिक डॉक्ट्रिन्स भी क्रिएट किए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट मतलब कॉम्पनसेशन फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो अगर किसी ने वायलेशन किया है फंडामेंटल राइट्स का, तो गारंटी किसकी है, स्टेट की, तो हम स्टेट को लाइबल करेंगे। जैसे अभी नीलावती बेहरा और रुदल शाह वाले केसेस में पढ़ा था कि स्टेट को भी लाइबल किया जा सकता है। स्टेट लाइबल खुद भी हो सकता है और उसके एम्प्लॉयज़ के भी थ्रू किया जा सकता है बाय वाइकेरियस लाइबिलिटी। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल टॉर्ट्स। इन्वायरमेंटल टॉर्ट्स मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, जहाँ पे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी होगी फॉर एनी काइंड ऑफ हजार्डस इंडस्ट्री। तो यानी अगर आपकी वजह से हुआ, यू आर एब्सोल्युटली लाइबल, चाहे आपने कुछ भी किया हो, बट अगर कोई इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ, यू आर लाइबल फॉर दैट। तो एमसी मेहता के सारे केसेस हैं वो इन्वायरमेंटल टॉर्ट्स में अप्लाई होंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, this was for the compensation given for defective goods and services given to the consumers. तो इसने एक पैरेलल स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क अप्लाई किया फॉर प्रोडक्ट लाइबिलिटी एंड सर्विस डेफिशिएंसीज। अब कंज्यूमर कौन है, जो या तो गुड्स ले रहा है या तो सर्विसेज ले रहा है, या तो अगर गुड्स में कोई प्रॉब्लम होगी या तो सर्विसेज में प्रॉब्लम होगी, और दोनों के ही केसेस में कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। ये इस एक्ट ने इंश्योर किया था। नेक्स्ट आता है मोटर व्हीकल एक्ट, यानी मोटर व्हीकल लाइबिलिटी है, कॉम्पनसेशन फॉर एनी काइंड ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। तो यहाँ पे भी कोड, अब ये कोडिफाइड है तो इसलिए कोडिफाइड लाइबिलिटी होगी फॉर एनी काइंड ऑफ मोटर एक्सीडेंट्स, जहाँ पे एक प्रॉपर कॉम्पनसेशन की स्कीम बनी हुई है कि किस पर्सन को कितना अमाउंट कॉम्पनसेशन में दिया जाएगा। अगर कोई 24 ईयर्स का है, गवर्नमेंट जॉब में है, उसका रोड एक्सीडेंट हुआ तो उसका कॉम्पनसेशन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कोई 70 ईयर्स का पर्सन है और उसकी कोई खास इनकम नहीं है, या अगर इनकम है भी तो भी वो 70 ईयर्स का है, तो उस हिसाब से कॉम्पनसेशन दिया जाएगा बाय सीइंग कि मतलब पर्सन कैसा है। तो उसका एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है। वो जब प्योरली एमवी एक्ट में इफ़ यू डू लिटिगेशन, तब आपको आइडिया लगेगा दैट किस हिसाब से हम उस कैलकुलेशन को देखते हैं। नेक्स्ट आता है राइट टू इंफॉर्मेशन एंड प्राइवेसी, यानी टॉर्ट्स में कैसे आप इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी और डिग्निटी को मेंटेन करोगे, इस चीज़ के लिए भी यू कैन गो अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एंड प्राइवेसी। जैसे इसका ऐसे एग्जांपल समझो, मान लो किसी पुलिस ने इलीगल डिटेंशन कर लिया, तो इलीगल डिटेंशन है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट्स में जाओगे, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पनसेशन मिलेगा क्योंकि आपका आर्टिकल 14, 19, 21 तीनों इन्फ्रिंज हुआ है। तो अंडर आर्टिकल 32 और 226 विच एवर ऑप्शन यू चूज, आपके फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन की वजह से स्टेट लाइबल होगा और स्टेट हैज़ टू पे फॉर इट। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू दिस इज द टाइमलाइन, द होल थिंग मेंशन जो हमने अभी तक पढ़ी है, दैट इज स्टैट्यूटरी फाउंडेशंस कहाँ से शुरू हुए। सबसे पहले तो आईपीसी 1860 में आया, जिसने क्रिमिनल रॉन्ग्स सिविल रॉन्ग्स के ओवरलैप में बनाया, क्योंकि हमने अभी ऊपर वाली साइड में पढ़ा कहाँ कहाँ पे क्रिमिनल और सिविल रॉन्ग्स ओवरलैप करते हैं। फिर आया इंडियन ट्रस्ट एक्ट, जिसने फेड्यूशरी रिलेशनशिप्स को क्रिएट किया। फेड्यूशरी मतलब किसी भी तरह का फ्रेंडली रिलेशन जिसमें हम एक दूसरे की तरफ ड्यूटी ओ करते हैं, दैट इज फिड्यूशरी ऑब्लिगेशंस। ट्रस्ट एक्ट ने उसको एस्टैब्लिश किया बाय एस्टैब्लिशिंग अ कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज ट्रस्ट। देन आया सीपीसी, ये प्रोसीजरल है। इसने प्रोसीजरल ने सिविल एक्शंस को कोर्ट में एनफोर्स कैसे करवाना है, कोर्ट में केस फाइल कैसे करना है, प्रोसीजर क्या है, इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। लिमिटेशन एक्ट आया, जिसने टॉर्ट एक्शंस पे बार लगाना शुरू किया, जैसे आज अगर हुआ है तो अगले 3 साल के अंदर अंदर केस फाइल हो जाना चाहिए। अब ऑफकोर्स फाइल इधर से करोगे, इसके थ्रू करोगे, बट लिमिटेशन लगा दी। ऐसा नहीं है कि रॉन्ग आज हुआ है और आप केस फाइल कर रहे हो 10 साल बाद, तो वो अलाउ नहीं होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी आपके कंज्यूमर्स के लिए जो मैन्युफैक्चरर है या जो भी इस चीज़ को दे रहा है उसके लिए लाइबिलिटी लगा दी फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिलीवरी। तो 1986 में ये चीज़ आई। एंड मोटर व्हीकल एक्ट आया 1988 में, जो रोड एक्सीडेंट्स में कॉम्पनसेशन दिलवा रहा है। सो दिस इज़ अ बेसिक टाइमलाइन, क्योंकि टॉर्ट लॉ हमारे पास कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है। हम डिफरेंट एक्ट्स जो कोडिफाइड हैं उनमें भी हम पता लगाते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम टॉर्ट एक्शंस ले सकते हैं थ्रू सीपीसी। और इसके अलावा जो जनरल जो सिस्टम है दैट इज प्योरली अनकोडिफाइड, तो लार्जली इट इज अनकोडिफाइड इन नेचर।
मूविंग अहेड विथ प्रिंसिपल्स ऑफ टॉर्शियस लाइबिलिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ टॉर्शियस लाइबिलिटी में देखो तीन तरह की लाइबिलिटीज हैं, फॉल्ट बेस्ड, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। अब देखो तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं। फॉल्ट लाइबिलिटी का मतलब होता है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस में चार चीज़ें होती हैं। प्लेंटिफ को ये प्रूव करना पड़ेगा, पहली चीज़ कि डिफेंडेंट के पास या डिफेंडेंट वाज ओइंग अ ड्यूटी ऑफ केयर, डिफेंडेंट को ध्यान रखना चाहिए था, उसकी ड्यूटी है कि उसे केयर दिखानी चाहिए थी। दूसरा होता है डिफेंडेंट ने उस ड्यूटी का ब्रीच किया है, पहले तो ड्यूटी हो और दूसरा उसी ड्यूटी का ब्रीच हो जाए। तीसरा है ब्रीच कॉज्ड द डैमेज, यानी कॉसेशन हो, कॉसेशन किस चीज़ का, कि ब्रीच की वजह से डैमेज हुआ है। और चौथा है द डैमेज वाज नॉट टू रिमोट, कि डैमेज हुआ है और वो बहुत रिमोट नहीं था, रिमोट मतलब बहुत दूर का नहीं था, किसी ने देख सोचा भी नहीं था कि इतना इनके ये करने से ये डैमेज हो जाएगा, तो रिमोट ना हो डायरेक्ट हो। इसका एक एग्जाम्पल समझो कि एक ड्राइवर है, अगर वो ड्राइविंग करते टाइम फ़ोन यूज़ कर रहा है तो एक्सीडेंट होगा, क्या ये रिमोट है? अगर भाई कोई ड्राइव कर रहा है और वो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है तो चांसेस हैं कि वाइल ड्राइविंग इफ़ यू आर यूजिंग द मोबाइल फ़ोन तो एक्सीडेंट होना है। तो ड्यूटी क्या थी कि वो उस फ़ोन को ड्राइव करते टाइम ना चलाए। ड्यूटी का ब्रीच क्या हुआ कि उसने ड्राइव करते टाइम जो फ़ोन है उसको चलाया। कॉज क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ, डैमेज हुआ। और लास्ट क्या है, दैट इट वाज नॉट रिमोट डैमेज, रिमोट नहीं था, फ़ोन चलाओगे तुरंत एक्सीडेंट होगा, इसके अलावा दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या है, तो दैट मीन्स इट वाज नॉट टू रिमोट। तो यहाँ से आया हमारा फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी, जिसको हम नेग्लिजेंस बोलते हैं। इसी में डॉनग वर्सेस स्टीवेंसन हम पढ़ चुके हैं, जिसने नेबर प्रिंसिपल स्टैब्लिश किया दैट जनरली वी आर ओइंग ड्यूटी टुवर्ड्स द नेबर और द पर्सन हु इज बिसाइड अस। नेक्स्ट आता है ब्लाइथ वर्सेस बिर्मिंघम वाटर वर्क्स 1856। इसमें क्या हुआ था, वाटर पाइप्स जो थे वो बर्स्ट हो गए थे ड्यू टू सीवियर फ्रॉस्ट। तो यहाँ हेल्ड क्या हुआ था, दैट नो नेग्लिजेंस बिकॉज रीजनेबल केयर हैड बीन टेकन। तो यहाँ से प्रिंसिपल स्टैब्लिश हुआ कि जो नेग्लिजेंस है मीन्स फेलिंग टू डू व्हाट अ रीजनेबल पर्सन वुड डू। तो डेफिनेशन ऑफ नेग्लिजेंस वाज एस्टैब्लिश्ड। डेफिनेशन क्या एस्टैब्लिश हुई थी कि नेग्लिजेंस का मतलब ही यही है कि अगर कोई रीजनेबल पर्सन जिसको कुछ करना चाहिए था, कोई एक्शन करना चाहिए था, अगर उस पर्सन ने वो चीज़ करी है तो नेग्लिजेंस नहीं है, क्योंकि उसने रीजनेबल केयर परफॉर्म करी है। लेकिन अगर मान लो वो रीजनेबल केयर करने में वो फेल हो गया, जो कि एक नॉर्मल पर्सन करता, उस तरह की केयर करने में वो फेल हो गया, तो माना जाएगा कि उसकी साइड से नेग्लिजेंस हुई है, राइट। आई गिव यू अ टास्क नाउ। एक केस है अचल कुमार जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये इंडियन एप्लीकेशन है ऑफ नेग्लिजेंस प्रिंसिपल्स इन गवर्नमेंट लायबिलिटी। गो एंड रीड अबाउट दिस केस, बिकॉज इफ आई टीच यू हियर एवरी केस यू आर नॉट गोइंग टू डू अ सिंगल, यू आर नॉट इवन गोइंग टू सर्च अ सिंगल केस। तो इसी से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर। गो रीड आउट अचल कुमार जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड टेल मी इन द कमेंट ऑल्सो कि क्या फैक्ट्स थे इसके एंड व्हाई दिस केस इज रिलेटेड टू फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, जो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर से स्टार्ट हुई, इस्टेब्लिश हुई स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। नाउ सी रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में क्या हुआ था। यहाँ पे जो डिफेंडेंट है उसने एक रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट किया था, उस रिजर्वॉयर में पानी था, समहाउ वाटर एस्केप्ड फ्रॉम दैट, उसका कुछ दीवार टूटा और उसकी वजह से जो वाटर है वो एस्केप कर गया, और उसने प्लेन बगल में ही प्लेंटिफ था, प्लेंटिफ की माइन थी, तो वहाँ से जो उसका जो पानी था वो उसकी माइन में चला गया। तो यहाँ पे डिफेंडेंट वाज हेल्ड लाइबल फॉर नेग्लिजेंस। तो अब देखो यहाँ पे नेग्लिजेंस नहीं थी, उसने काफ़ी ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें करी थी, नेग्लिजेंस वाज नॉट देयर, रीजनेबल पर्सन को जो करना चाहिए था उसने किया था, बट फिर भी उसको लाइबल किया गया। दिस मीन्स यहाँ से एक नया प्रिंसिपल शुरू हुआ दैट अ पर्सन who keeps any dangerous things must ensure that they do not escape। तो कैसे, इनका ये मतलब हुआ कि अगर पहली चीज़ आप कोई ऐसी डेंजरस चीज़ अपने प्रेमाइसेस में रखते हो और अगर वो डेंजरस चीज़ आपके उस प्रेमाइसेस से एस्केप कर जाती है और उसके एस्केप करने की वजह से डैमेज हो जाता है, तो इवन विदाउट द प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस दैट पार्टी विल बी हेल्ड लायबल। तो चाहे कितना भी इन्होंने इंतजाम कर रखा हो, अगर वो जो चीज़ डेंजरस है वो अगर प्रेमाइसेस से निकल के उसने किसी और को हार्म किया है, देन यू विल बी स्ट्रिक्टली लाइबल। बट यहाँ पे कुछ डिफेंसेस दे दिए गए।
डिफेंसेस क्या क्या दिए गए, जैसे एक्ट ऑफ गॉड, भगवान ने कुछ करवा दिया, भगवान क्या करवा देंगे, जैसे नेचुरल कैलामिटीज आ जाती हैं, अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाता है, तो अगर एक्ट ऑफ गॉड है तो यहाँ पे आपको डिफेंस मिल जाएगा। एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर मतलब किसी तीसरे पर्सन का काम है, रीजनेबल केयर थी बट किसी और ने आके कर दिया तो उसमें आपको स्ट्रिक्टली लाइबल नहीं करेंगे, डिफेंस दे देंगे। देन आता है प्लेंटिव्स ओन फॉल्ट, प्लेंटिव की खुद की गलती थी, मना थी ये चीज़ करना फिर भी वही काम किया, तो वो अपनी गलती के लिए खुद ही जिम्मेदार है। कंसेंट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एंड कंसेंट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मतलब आपको बाय लॉ कोई डिफेंस प्रोवाइड हो जाए, बाय लॉ आपके पास कोई अथॉरिटी हो, तो उस चीज़ में अगर कोई डेंजरस थिंग अगर एस्केप कर भी गई तो यू आर हैविंग द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। कंसेंट मतलब कि उस चीज़ के लिए आपने ऑलरेडी कंसेंट दे रखी थी, तो अब आप इस चीज़ को क्लेम नहीं कर पाओगे। सो दिस वॉज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। इसी में केस है यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको 1991 का केस है, जिसे हम भोपाल गैस ट्रेजेडी केस बोलते हैं, और यहाँ से स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के जो प्रिंसिपल थे उसको चेंज कर दिया गया था। क्या क्या चेंज हुआ था ये हम देखते हैं। नाउ सी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी पे मेजर केसेस एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का केस था। यहाँ पे श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर्स करके एक इंडस्ट्री थी जहाँ पे ओलियम गैस लीक हुई थी, H2S2O7 H2S2O7 लीक हुई थी, और यहाँ पे चेक किया गया था, यहाँ पे देखा गया था दैट कोई भी केमिकल फैक्ट्री हो, अगर कोई टॉक्सिक गैस रिलीज हो रही है जिसकी वजह से इंजरी हो रही है, तो इवन इफ चाहे कोई नेग्लिजेंस ना हुई हो, कंपनी पूरी तरह से उसने केयर करी हो, फिर भी कॉम्पनसेशन उसे पे करना पड़ेगा। एंड हजार्डस इंडस्ट्रीज आर एब्सोल्युटली लायबल, देयर इज नो एक्सेप्शन एंड देयर इज नो डिफेंस टेकन। तो यहाँ पे जो गैस ओलियम गैस लीक केस हुआ था उससे जितने भी इश्यूज हुए थे, तो वहाँ पे ये जो इधर हम डिफेंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं ये यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करे जाएंगे, एब्सोल्यूट आपकी ही लाइबिलिटी बनेगी, नो डिफेंसेस अवेलेबल, नॉट इवन एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर। जो भी इंटरप्राइज है जिसमें ये चीज़ हो रही है दैट इज़ एब्सोल्युटली लाइबल फॉर ऑल द हार्म्स, और कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा जिस हिसाब से, जिस भी प्रोपोर्शन के हिसाब से आपने जो आपकी वजह से जो भी प्रॉब्लम हुआ है, जो भी इश्यूज हुआ है उसके लिए। और मोस्टली ये केसेस इन्वायरमेंटल लिटिगेशन या फिर इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में अप्लाई किए गए हैं। जो ये हमारा यूनियन कार्बाइड वाला केस था जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, यूनियन कार्बाइड वाले केस में क्या हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी भी बोलते हैं, यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो थी उसका लीकेज हुआ था, और भोपाल में इट कॉज्ड थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स एंड इंजरीज। तो यहाँ पे सेटलमेंट कॉम्पनसेशन अवार्ड किया गया था, सबसे बहुत बड़ा ये इंडस्ट्रियल डिजास्टर केस हुआ था। सो सी सेटलमेंट ऑफ अराउंड $470 मिलियन रुपए का यहाँ पे जो अमाउंट है कॉम्पनसेशन का वो लिया गया था, और यहीं से स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है उनके प्रिंसिपल्स में थोड़ा सा क्लैश आया था, राइट। और इसके बाद जैसे ये एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो ये ओलियम गैस लीक केस था, इसी में ही दे वर रिजेक्टिंग द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी थिंग और उन्होंने एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को इवॉल्व कर चुके थे, तो इसके बाद तो इन्हें तो सेटलमेंट देना था ही, राइट। इसी में केस है चरण लाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें फर्दर इलेबोरेट किया गया था कॉम्पनसेशन प्रिंसिपल्स को, कि अगर कोई मास टॉर्ट लिटिगेशन मतलब कि बहुत सारे लोगों का सेम टॉर्ट वाला जो रॉन्ग है वो बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ हुआ है, जैसे कि भोपाल डिजास्टर में हुआ था, तो उस केस में क्या होगा, तो कोर्ट ने इन्हीं प्रिंसिपल्स को थोड़ा सा कॉम्पनसेशन में और इलेबोरेट करके और एक्सपैंड कर दिया था। तो नाउ यू सी दिस इज द कंपैरेटिव ओवरव्यू। 3 तरह की लाइबिलिटीज़ हैं, फॉल्ट, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट। फॉल में बनेगा कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस या डिफेंसेस अवेलेबल होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी हो सकता है कि सामने वाले की भी उतनी ही गलती हो, या वॉलेंटाई इनएविटेबिलिटी। वॉलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया मतलब कि आपने वॉलेंट्री, आपकी खुद की कंसेंट थी। इनएविटेबिलिटी मतलब पता ही नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा, मतलब अनफोर्सिएबल था। प्रूफ क्या है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी और कॉसेशन, जो 4 पॉइंट्स बताए थे कि ड्यूटी होनी चाहिए, ड्यूटी का ब्रीच होना चाहिए, ड्यूटी के ब्रीच की वजह से वायलेशन होना चाहिए यानी कॉज हुआ है,
और थर्ड कॉज किस चीज़ का, डैमेज का, और फोर्थ है कि जो डैमेज है वो बहुत रिमोट नहीं होना चाहिए। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कुछ डिफेंसेस हैं, दैट इज एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, प्लेंटिफ की खुद की फॉल्ट और प्लेंटिफ की कंसेंट। और यहाँ पे प्रूफ क्या चाहिए कि कोई डेंजरस थिंग थी, उस डेंजरस थिंग की वजह से उसका एस्केप हुआ और उस एस्केप की वजह से डैमेज हुआ। नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, नो एक्सेप्शंस आर प्रोवाइडेड, कोई भी किसी भी तरह का डिफेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया ही नहीं गया है, यानी कुछ भी अगर गड़बड़ हुआ, प्योरली एंड एब्सोल्युटली दैट इंडस्ट्री और दैट इंस्टीट्यूशन इज लायबल। प्रूफ क्या चाहिए कि कोई हजार्डस एक्टिविटी चल रही थी और उस हजार्डस एक्टिविटी की वजह से कोई हार्म कॉज हो गया है, तो अब पूरा जो कॉम्पनसेशन है वो पे करना ही पड़ेगा विदाउट एनी डिफेंसेस। Moving ahead with the slide, which is having a maxim ubi jus ibi remedium. Ubi jus ibi remedium का मतलब है where there is a right there is a remedy. Rights meaningless हो जाएंगे अगर कोर्ट उसके अगेंस्ट में कोई रेमेडी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो दिस मीन्स कि अगर लीगल सिस्टम, अगर आप कहते हो कि एक फाउंडेशन है, तो अगर आप राइट्स बता रहे हो और रेमेडीज नहीं बता रहे हो तो उन राइट्स का कोई मतलब नहीं है, दे आर हॉलो इन नेचर। तो इसका मतलब ये कि अगर राइट है तो उसके अगेंस्ट में रेमेडी भी होगी, क्योंकि राइट है तो वायलेशन होने के चांसेस है, वायलेशन होंगे तो आपको रेमेडी देनी ही पड़ेगी फॉर दैट वायलेशन। सो दिस मैक्सिमम फॉर्म्स द बेडरॉक ऑफ टॉर्ट लॉ, कि अगर लॉ रिकग्नाइज कर रहा है कि कोई राइट है तो उस राइट के पीछे अगर वो राइट वायलेट होता है तो एक मैकेनिज्म होगा कि हम उसको ठीक कर सकें। तो ठीक कैसे होगा, बाय प्रोवाइडिंग द रेमेडी। तो अब देखो ये जो इसका हिस्टोरिकल ओरिजिन है, जो इसकी हिस्ट्री है, वो कहाँ से आई। हिस्ट्री आई फ्रॉम द केस एशबी वर्सेस वाइट। एशबी वर्सेस वाइट 1703 का केस है। एशबी को रॉन्गफुली प्रिवेंट किया गया था फ्रॉम वोटिंग, और हुआ क्या कि उसका प्रिफर्ड कैंडिडेट फिर भी जीत गया, उसको वोट नहीं देने दिया, फिर भी उसको जिसे वोट देना था, वो जो पर्सन है जिसको देना चाह रहा था वो जीत गया। तो एक्चुअली में उसको कोई डैमेज नहीं हुआ, राइट, बट देखो उसका लीगल राइट वायलेट हुआ। और लीगल राइट वायलेट क्या हुआ कि उसको भी तो वोट करना था, उसका लीगल राइट वायलेट हो गया। तो नाउ दिस वायलेशन इज एक्शनेबल। एक्शनेबल क्यों है, अगर आप बोल रहे हो कि लीगल राइट हम चलो मानते हैं कि 18+ के हो जाओगे तो आप वोट दे सकते हो, अब जीते ना जीते कुछ भी हो, नुकसान उसका कुछ नहीं हुआ, जीता वही कैंडिडेट जिसको वो वोट देना चाहता था, बट पर्सनली तो देखो तो उसका तो लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ ना, आपने उसको तो वोट डालने नहीं दिया। तो अगर आप क्लेम कर रहे हो कि हम एक लीगल राइट दे रहे हैं और अगर उसी राइट का वायलेशन होता है तो यू हैव टू प्रोवाइड द रेमेडी। तो यहाँ पे जस्टिस हॉल्ट ने बोला that if a man has a right he must of necessity have the means to vindicate and maintain it, कि अब उसको यूज करने का भी पूरा राइट है, और अगर उसको नहीं मिलता है a remedy if he is injured in the exercise or enjoyment of it, और राइट अगर दे रहे हो तो रेमेडी भी देनी पड़ेगी अगर उसको उस राइट का वायलेशन हो जाता है या फिर उसको इंजरी हो जाती है while enjoying that right, तो उसको प्रॉपर्ली वो राइट नहीं मिल पाता। तो राइट का वायलेशन है, if you are giving the right you have to give the remedy for that केस। नेक्स्ट आता है, अब ये इंडियन लॉज में कहाँ से आया। इंडियन लॉज में देखो पहली चीज तो एक बार एक केस समझ लेते हैं, इससे और क्लियर होगा। एशबी वर्सेस वाइट वी हैव डिस्कस्ड। हम देखते हैं भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ JNK में क्या हुआ। भीम सिंह वाले केस में 1985 का केस है, इसमें एक MLA को इलीगली डिटेन किया गया था एंड ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम अटेंडिंग द असेंबली मीटिंग्स, क्योंकि रॉन्गफुली डिटेन है तो असेंबली के प्रोसीडिंग्स में नहीं जा पा रहा था। अब रॉन्गफुल डिटेंशन के लिए क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 एज कंपनसेशन अवॉर्ड किया गया, क्योंकि उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कौन से, 14, 19, 21। तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का सबसे बड़ा वायलेशन हुआ, तो एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट रेमेडी क्रिएट हुई, जिसको हम यूबी जस इबी रेमेडियम कह रहे हैं। कि 21 आप बोल तो रहे हो कि हाँ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, अगर किसी पर्सन को इलीगली डिटेन कर लोगे तो उसके अगेंस्ट उसको, अब वो 32 में तो जाएगा ही जाएगा, वो तो उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो तो अलग उसका फंडामेंटल राइट है 32 सुप्रीम कोर्ट जाना, यू में हैव द बॉडी में स्टेट को लाइबल करवाना। बट यहाँ पे टॉर्शियस लाइबिलिटी भी क्रिएट होती है, जिसको हम मर्ज कर दे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट रेमेडी क्रिएट होगी। तो यहाँ रेमेडी ये हुई कि 50,000 का कॉम्पनसेशन उसको दिया गया। तो वायलेशन ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इट रिक्वायर्स एन इफेक्टिव रेमेडी। तो इंडिया में ये पहली बार अप्लाई हुआ।
देखो, वैसे तो 32 और 226 में ये आराम से ये मैक्सिमम इंडियन लॉज में अप्लाई होता ही है कि राइट मिल रहा है तो रेमेडी भी मिलेगी। और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 रिस्पेक्टिवली ये चीज़ दे रखी है कि ये लोग रिट इशू कर सकते हैं अगेंस्ट द स्टेट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूबीजस इबी रेमेडियम का कि राइट्स तो दिए ही हैं, उनका इन्फोर्समेंट भी दिया है कि वायलेशन हो रहा है 32 यूज़ करो, सुप्रीम कोर्ट जाओ, 226 यूज़ करो, हाई कोर्ट जाओ और अपने राइट को एनफोर्स कराओ। अगर वायलेशन हुआ है तो उसके अगेंस्ट में रेमेडीज कोर्ट से ले लो। तो और इस चीज़ को आर्टिकल 32 जहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। रोबेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में ये क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है। नाउ यू सी कि टॉर्ट्स में स्पेसिफिकली ये मैक्सिम इंश्योर करती है कि जहाँ कहीं भी लीगल राइट है तो बॉडीली इंटीग्रिटी, प्रॉपर्टी, रेपुटेशन, प्राइवेसी, यानी अगर सब कुछ पर्सनल पर्सनल देख लो, ऑल दीज थिंग्स आर पर्सनल, तो अगर ये वॉयलेट होती है तो नाउ द विक्टिम हैज़ द एक्सेस टू सिविल रेमेडीज, टिपिकली डैमेजेस और इंजंक्शन। क्योंकि सिविल रेमेडीज़ में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आपको अमाउंट देंगे या तो इंजंक्शन देंगे या फिर स्पेसिफिक रेमेडी। तो स्पेसिफिक की तो यहाँ पे हम कंप्लीट बात नहीं करते, वी आर टॉकिंग अबाउट डैमेजेस और इंजंक्शन। रुदल शाह एंड नीलावती बेहरा वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आर प्रीवियस स्लाइड्स। ये भी यहाँ पे अप्लाई होंगे क्योंकि ये इंडियन केसेस हैं जो कि हमारे यहाँ पे इस लाइबिलिटी को, इस मैगजिम को एक कह लो कि एक ग्लिम्स देते हैं दैट इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, इन आर इंडियन लॉज ऑल्सो वी फॉलो दिस टाइप ऑफ थिंग्स। Moving ahead with another two very important maxims, that is injuria sine damno and damnum sine injuria. नाउ सी, ये जो दो मैगजिम्स हैं ये बेसिकली एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट हैं। पहले पे आते हैं कि इंजूरिया साइन डैमनम। देखो, पहले तो समझने की कोशिश करो मतलब क्या होता है सबका। इंजूरिया मीन्स इंजरी, साइन मीन्स विदाउट, एंड डैमनो मीन्स डैमेजेस। नाउ क्वेश्चन क्या है जहाँ से ये दो मैगजिम्स अराइज हुई। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज हार्म लीगली एक्शनेबल। कब कब हम उस हार्म को मानेंगे कि ये एक्शनेबल है, कब मानेंगे? पहली चीज़, लीगल इंजरी होनी चाहिए यानी वॉयलेशन ऑफ या तो राइट हो जाए या फिर डैमेज हो जाए यानी एक्चुअल लॉस हो जाए। तो दोनों को अगर कंपेयर करो तो ये दोनों एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट हैं। कैसे ऑपोजिट है? सी फ्रॉम हियर। इंजूरिया साइन डैमनम मतलब इंजरी विदाउट अ डैमेज, यानी लीगल इंजरी हुई है बट एक्चुअल डैमेज कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे कि हम अभी पढ़ रहे थे एशबी वर्सेस वाइट में। सी इन टॉर्ट्स लैंडमार्क केसेस एंड इलस्ट्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इलस्ट्रेशन समझ लिया या आपने अगर केस के फैक्ट समझ लिए और हेल्ड क्या हुआ था समझ लिया, कॉन्सेप्ट एकदम crystal clear हो जाएगा। but for that you have to listen, you have to read the case laws, so very important। without in torts without any case law your answer is always incomplete। so now see, एशबी वर्सेस वाइट में क्या हुआ कि प्लेंटिफ को रोका गया था वोट देने से। अब उसका जिसको उसे वोट देना था वो जीता, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो वोट देता नहीं देता, इलेक्शन रिजल्ट्स वही रहते, राइट? क्योंकि अब इलेक्शन रिजल्ट थोड़ी एक वोट से चेंज हो रहा था और उसको जिसे जिताना था वो जीत भी गया था। बट हियर देखा जाए तो दैट पर्सन, उसको कोई एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ था, राइट? कोई भी एक्चुअल डैमेज नहीं था, कोई फाइनेंशियल लॉस भी नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे उसका जो राइट है वो वॉयलेट हुआ था। तो उसको राइट वॉयलेट हुआ यानी लीगल इंजरी हुई। तो एक्चुअल डैमेज तो कुछ भी नहीं हुआ बट लीगल इंजरी उसको हो गई थी, तो दैट इज स्टिल एक्शनेबल। तो नाउ यू सी द वॉयलेशन ऑफ अ लीगल राइट इज इटसेल्फ एक्शनेबल। तो डैमेज हुआ हो या ना हुआ हो, हम इंजूरिया साइन डैमनो यूज करके लीगल राइट भी अगर इन्फ्रिंज है तो उसको एक्शनेबल करेंगे। तो लॉ ये मान के चलेगा कि अगर वॉयलेशन ऑफ राइट हुआ है दैट मीन्स आपका जो लीगल राइट है उसको इंजरी पहुंची है, चाहे एक्चुअल हार्म हुआ हो या फिर ना हुआ हो। तो यहाँ पे प्लेंटिफ को ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि उसे कितना एक्चुअल लॉस हुआ है। डायरेक्ट अगर कोई राइट इन्फ्रिंज है मान लिया जाएगा कि हाँ इनका जो लीगल राइट है वो इन्फ्रिंज हुआ है, नाउ दे कैन टेक एक्शन ऑन देयर ओन।
सेम गोज फॉर भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ JNK। यहाँ पे भी रॉन्गफुल डिटेंशन की वजह से, अब देखो रॉन्गफुल डिटेंशन है तो कोई स्पेसिफिक फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ और प्रूव करने की ज़रूरत भी नहीं है। इलीगल डिटेंशन लेड्स टू द कॉम्पनसेशन डिस्पाइट ऑफ मॉनेटरी लॉस हुआ हो या फिर ना हुआ हो। तो वायलेशन किस चीज़ का हुआ है? किसी फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का, और ये अपने में ही इतना सफिशिएंट है कि ये आपको डैमेजेस दिलवाएगा। इसके और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे ट्रेस पास, आप किसी की प्रॉपर्टी में बिना परमिशन चले जाओ तो उनको उनकी प्रॉपर्टी पे कोई डैमेज नहीं हुआ, पर उनका राइट इन्फ्रिंज हुआ है कि आप बिना उनकी परमिशन के उनके प्रोमाइसेस में चले गए। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एक्शनेबल है, कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं है, कोई एक्चुअल डैमेज नहीं है, बट राइट डैमेज हुआ कि उनको गलत डिटेन किया गया, तो आर्टिकल 21 इन्फ्रिंज्ड, वो अपने आप में ही एक इंजरी है। डिफेमेशन पर से, डिफेमेशन पर से मतलब कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो बिना प्रूफ के दिए गए हैं, और अगर मान लो बिना प्रूफ के हैं या सच भी नहीं है और आपने रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की, तो एक्चुअल डैमेज कुछ भी नहीं हुआ है, बट राइट का इन्फ्रिंजमेंट है कि आपने उनकी रेपुटेशन या उनका जो भी इमेज था उसको खराब करने की कोशिश की, तो ऑलरेडी दोज आर एक्शनेबल इन नेचर। नेक्स्ट आता है डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनम साइन इंजूरिया मतलब डैमेजेस हुए लेकिन लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ, यानी यहाँ पे एक्चुअल लॉस हुआ है, एक्चुअल डैमेज हुआ है, बट किसी भी तरह का कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ। तो जो डिफेंडेंट ने एक्ट किया है वो लॉफुल ही है क्योंकि आपका लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा है, पर एक टॉर्शियस लाइबिलिटी अराइज, देखो अगर राइट नहीं वायलेट हो रहा है यानी कि डिफेंडेंट ने जो भी काम किया वो सही किया है, तो दैट मीन्स आपकी कोई टॉर्शियस लाइबिलिटी नहीं अराइज हो रही है, टॉर्शियस लाइबिलिटी नहीं होगी। बट द लॉ डज नॉट प्रोवाइड अ रेमेडी फॉर एवरी लॉस, ओनली लॉसेस फॉर रिजल्टिंग फ्रॉम रॉन्गफुल एक्ट्स। तो देखो इसको एग्जाम्पल से समझो, जैसे मानो एक्चुअल लॉस हुआ है पर वायलेशन नहीं हुआ किसी भी लीगल राइट का, तो जब वायलेशन नहीं हुआ है तो रेमेडी क्यों मिलेगी? मान लो एक नया कोचिंग सेंटर है, नया नया कोचिंग सेंटर खुला है और पास में खुले होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रहा है। आपका भी कोचिंग सेंटर पहले से खुल रखा था, बट नाउ यू सफर द लॉस, तो आपको लॉस तो हो गया, एक्चुअल डैमेज तो हो गया है, बट आपका क्या कोई लीगल राइट वायलेट हुआ? नो। अगर लीगल राइट वायलेट ही नहीं हुआ तो आप रेमेडी किस चीज़ की दोगे? भाई रेमेडी तो तभी है ना जब राइट है, जब राइट ही एग्जिस्ट नहीं करता तो रेमेडी कहाँ से लाओगे? सो दिस इज डैमनेंट साइन इंजूरिया। की प्रिंसिपल इज लॉफुल कॉम्पिटिशन, चाहे आपको इकोनॉमिक हार्म हुआ ही क्यों ना हो, बट क्योंकि राइट कोई ना एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है तो वॉयलेट नहीं हुआ है, और वॉयलेट नहीं हुआ है तो वो एक्शनेबल बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल जो केस लॉ है वो समझो, ग्लुकाउस्टर ग्रामर स्कूल केस 1410 का केस है। इसमें क्या हुआ था, एक नया स्कूल खुला था जस्ट स्कूल के पास में, एक पहले से स्कूल था विच वॉज वेरी मतलब ओल्ड स्कूल था, और सामने वाला स्कूल एक नया खुल गया और उसने जो पुराना वाला स्कूल है उससे कम फीस चार्ज करना शुरू कर दिया। तो जो बच्चे थे दे चेंज द स्कूल और वो उस नए स्कूल की तरफ शिफ्ट होने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ओल्ड स्कूल है उसको बहुत सारा इकोनॉमिक कॉज हुआ था, इकोनॉमिक लॉस हुआ था। तो यहाँ पे इट वॉज हेल्ड दैट कॉम्पिटिशन इज लॉफुल, और किसी भी तरह का हम कोई एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि आपको इकोनॉमिक लॉस तो हुआ है, ठीक है, बट आपका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है। तो हम किस बात पे आपको कॉम्पनसेशन अवॉर्ड कराएं? जब आपका राइट ही नहीं है तो रेमेडी नहीं है, रेमेडी नहीं है तो किस बात का कॉम्पनसेशन? रेमेडी में ही तो हम कॉम्पनसेशन देते हैं। तो व्हेन देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ लीगल राइट, व्हाई द रेमेडी विल एग्जिस्ट अलोन? नेक्स्ट आता है इसी में मोगल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस मैकग्रेगर गांव, 1892 का केस था। यहाँ पे भी कॉम्पिटिटर्स ने अपने प्राइसेस को कम कर लिया और जो प्लेंटिव है वो बिल्कुल आउट ऑफ बिजनेस हो गया ड्यू टू द रीजंस ऑफ दिस लोअर कट रेट्स। तो यहाँ पे इट वॉज हेल्ड दैट कि ये एक लॉफुल कॉम्पिटिशन है, लॉफुल ट्रेड कॉम्पिटिशन है, एंड इट इज़ नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ टॉर्शियस लाइबिलिटी डिस्पाइट ऑफ आपको सीवियर इकोनॉमिक डैमेज हुआ हो। तो इकोनॉमिक डैमेज यानी एक्चुअल लॉस और डैमेज होना, बट विदाउट इंजरी मीन्स आपका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कॉम्पनसेशन नहीं बनेगा। नेक्स्ट इज उषाबेन वर्सेस भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर 1978। एक मूवी आई थी जय संतोषी माँ दैट एलिजिडली हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स। अब देखो
गुजरात हाई कोर्ट में ये केस था एंड इट हेल्ड दैट कि ये जो फिल्म है जय संतोषी ये इसने जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है उनको हर्ट कर दिया, तो यानी एक्चुअल लॉस विदाउट एनी इंजरी। बट क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है, तो इट अगर फिल्म ने आपका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं किया है तो आपको यानी कोई टॉर्ट्स नहीं है, कोई लीगल राइट नहीं वायलेट हुआ, तो टॉर्ट क्यों अराइज होगा? दिस मीन्स अगर राइट ही वायलेट नहीं हुआ हो तो आपको रेमेडी क्यों मिलेगी? नेक्स्ट इज चेसमोर वर्सेस रिचर्ड्स। चेसमोर वर्सेस रिचर्ड्स कहता है कि एक लैंड ओनर है, उसने एक वेल बनवाया, वेल से पानी निकाला, राइट, फ्रॉम नेबर्स लैंड, ड्रेन्स वाटर फ्रॉम नेबर्स लैंड इज नॉट लाइबल, द नेबर हैज नो लीगल राइट टू परलोकेटिंग वाटर। दिस मीन्स कि एक पर्सन है, उसमें उसने अपने ही लैंड में वाटर सप्लाई के लिए एक वेल को डग करवाया, वेल खुदवाया, और वो वहाँ से पानी निकालता था और नियर बाय टाउन में वाटर सप्लाई करता था। अच्छा, पंपिंग की वजह से हुआ क्या, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो नेचुरली थोड़ा सा कम हो गया, तो पानी निकल रहा है तो पानी कम हो गया। अब जो दूसरा पर्सन था प्लेंटिफ, उसकी ज़मीन में जो पानी है वो कम हो गया और जो प्लेंटिफ का खुद का जो वेल था वो धीरे धीरे सूखने लगा। तो यहाँ पे हेल्ड ये हुआ, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये केस गया था और यहाँ पे हुआ दैट डिफेंडेंट प्लेंट, अब उस प्लेंटिफ ने केस फाइल कर दिया कि इनकी वजह से ये जो मेरा वेल है ये सूख रहा है इनके पानी निकालने की वजह से। तो यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बोला दैट डिफेंडेंट इज नॉट लायबल, क्योंकि एक लैंड ओनर का राइट है कि वो अपने लैंड से वाटर निकाल सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है फ्रॉम हिज ओन लैंड, और वो वही कर रहा था। दिस मीन्स कि इंसिडेंटली उसके पानी निकालने से बगल वाली प्रॉपर्टी में उनका पानी कम हुआ, बट दैट डजेंट मीन कि उनका कोई एक्चुअल लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है। तो लीगल प्रिंसिपल के हिसाब से कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं है अंडरग्राउंड परलोकेटिंग वाटर पे, क्योंकि उसे कैप्चर कर लिया गया है। देयरफॉर लॉस तो कॉज हुआ है नेबर का, बट दैट इज लॉफुल यूज ऑफ सच वाटर। तो डैमनम साइन इंजूरिया, डैमेज हुआ है बट विदाउट एनी लीगल इंजरी। सो इसीलिए दिस केस इज इंपॉर्टेंट कि एक्चुअल सफ़र हुआ, उन्हें एक्चुअल लॉस उसने सफ़र किया कि उसका जो वेल है वो ड्राई अप हो गया, बट क्या उसका ऐसा कोई लीगल राइट था जो वायलेट हुआ? तो जब लीगल राइट वायलेट ही नहीं हुआ तो डिफेंडेंट का जो कंडक्ट था वो लॉफुल था और इसके अगेंस्ट में कोई भी रेमेडी नहीं बनती है। सो दिस इज द चार्ट वेयर यू कैन सी कि इन केस अगर दो तरह के मैगजीन्स हैं एंड इफ़ यू वांट टू लाइक कंपेयर विद ईच अदर कि इसका क्या सेंस बनता है, इंजूरिया साइन डैमनम मीन्स इंजरी विदाउट डैमेज, डैमनम साइन इंजूरिया मीन्स डैमेज विदाउट इंजरी। यहाँ पे लीगल राइट वायलेट होता है बट एक्चुअल लॉस नहीं होता, ना ही इसे प्रूव करना है, तो ये एक्शनेबल पर से है। अगर आपका लीगल राइट वायलेट है तो आप एक्शन फाइल कर सकते हो, केसेस एशबी वर्सेस वाइट, भीम सिंह, ट्रेसपास एक्सेट्रा के लिए हो सकता है। बट इन डैमेज एंड इंजूरिया आपको एक्चुअल लॉस तो होता है, आपका बहुत सारा मॉनेटरी और जो डैमेजेस हैं वो हो जाते हैं, बट कोई लीगल राइट वायलेट नहीं होता। तो अगर लीगल राइट वायलेट नहीं है तो इट इज़ नॉट एक्शनेबल इन द कोर्ट। एग्जाम्पल जो अभी हमने केसेस पढ़े, ग्लुकाउस्टर ग्रामर स्कूल, मुगल स्टीमशिप, ऊषाबेन केस एक्सेट्रा। Moving ahead with the conclusion of this particular slide, this particular topic, so major what we learned from this is कि ये जो torts है this protect legal rights through compensation, और Indian courts ने इसे develop किया है through unique concepts like constitutional torts, strict liability and absolute liabilities। बहुत सारे केसेस हैं फ्रॉम MC मेहता टू एशबी वर्सेस वाइट जिन्होंने इस चीज़ को इवॉल्व किया है, राइट, एवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि ये जो टॉर्शस जो लाइबिलिटीज़ हैं या जो टॉर्ट लॉ है ये कहीं पे भी कोडिफाइड नहीं है, ये कोर्ट्स के कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, लाइक कोर्ट के इंटरप्रिटेशंस पे चल रहा है। जैसे मैगजीन्स हो गए, यूबीजस, इबी रेमिडियम, राइट, और जो इंजूरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजूरिया, दीज ऑल आर फंडामेंटल इन नेचर। तो देखा जाए टॉर्ट लॉ इज़ डायनेमिक, इट इज़ नॉट स्टैटिक। जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहेगा ये भी चेंज होते रहेंगे। पहले फॉल्ट लाइबिलिटी था, फिर आया एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, फिर आया स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, अब चल रहा है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो इस तरह से जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती हैं, सोसाइटी चेंज होती है, सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, टॉर्ट भी चेंज होता रहता है। अभी अगर देखो तो बहुत ज़्यादा हम डिजिटल प्राइवेसी एआई की तरफ जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की तरफ जा रहे हैं, तो डिजिटल प्राइवेसी टॉर्ट्स आ रहे हैं, एआई इंटेलिजेंस के जो लाइबिलिटी है वो चेंज हो रही है, क्लाइमेट चेंज लिटिगेशन हो रहा है, मेडिकल नेग्लिजेंसेस हो रहे हैं, प्रोडक्ट लाइबिलिटी आ रहा है, डेटा प्रोटेक्शन क्लेम्स आ रहे हैं। तो ये सब न्यू एमर्जिंग एरियाज हैं। तो दिस टॉट विल कंटिन्यू टू इवॉल्व विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स विच आर कमिंग डे बाय डे।
नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन्फ्यूज टॉट डॉक्ट्रिन। तो जो रुदल शाह, भीम सिंह, नीलावती बेहरा में चीज़ें थी जहाँ पे वायलेशन हो रहा था आर्टिकल 21, 19 और 14 का, तो वो एक ब्लेंड दे रहा था कॉन्स्टिट्यूशन को मर्ज करके विद द टॉट। और यहाँ पे इन चीज़ों को जो टॉट टॉट की जो रेमिडीज़ हैं उसको प्रोवाइड किया जा रहा था फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स जिसका भी इन्फ्रिंज हुआ है। कुछ मैगज़िम्स जो अभी तक हमने 3 मैगज़िम्स पढ़ी, ये जो फ्रेजेस पढ़ी, दीज आर द फ्रेजेस जिनके बिना जो कोर्ट्स हैं वो कभी भी इस चीज़ को इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे दैट मान लो जो ये मैगज़िम्स हैं ये कहाँ तक फंडामेंटल हैं। तो कोर्ट्स को भी ज़रूरत पड़ती है इन मैगज़िम्स की टू चेक दैट इज़ देयर अ राइट, वॉज इट वायलेटेड, वॉज देयर एनी डैमेज, डज द डैमेज मैटर लीगली। तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए कोर्ट्स भी ये वाली जो मैगज़िम्स हैं इनको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज कोडिफिकेशन रिमेन्स एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। मीन्स कि अभी तक क्योंकि कोडिफिकेशन हुआ नहीं है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ है उसके लिए हमारे पास कोडिफाइड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, प्रॉपर्टी लॉ है जिसके जिसके लिए हमारे पास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, बट टॉर्ट लॉ अभी तक अनकोडिफाइड ही रहा है। बहुत बार रिकमेंडेशंस गए हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉर्ट लेजिस्लेशन बन जाए, बट अभी तक कोई स्टैचूट इनैक्ट नहीं किया गया है। पार्शियली हम कह सकते हैं कि अगर कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और मोटर व्हीकल एक्ट फॉर रोड एक्सीडेंट्स एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ये कुछ चीज़ें अभी डिफरेंट एक्ट्स के थ्रू लाई गई हैं फॉर द प्रोटेक्शन, जहाँ पे टॉर्शियस लाइबिलिटी भी क्रिएट होती है। बट अभी तक कोई ऐसा लॉ ऑफ टॉर्ट बिल करके अभी तक पास नहीं हुआ है, ये अभी भी एक डिबेटेबल टॉपिक है जो अभी भी चल रहा है इन आर लीगल फोरम। नेक्स्ट आता है फ्यूचर फ्रंटियर्स। क्या है फ्यूचर फ्रंटियर्स? हैं डिजिटल टॉर्ट्स, जहाँ पे अभी और इंडियन टॉर्ट लॉ को री शेप लेने की ज़रूरत है और ज़्यादा खुद को शेप में लाने की ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ स्टिल इवॉल्विंग। क्योंकि एआई आ रहा है, साइबर स्पेस है, तो डिफेमेशन, प्राइवेसी वायलेशन और डेटा ब्रीचेस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं तो हम किस तरह से लाइबिलिटी डालेंगे, ये डिजिटल टॉर्ट्स बताएगा। इन्वायरमेंटल टॉर्ट्स हैं जहाँ पे क्लाइमेट चेंज लिटिगेशन और कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी हो रही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज परफॉर्म कर रही है, उनसे कितना पोल्यूशन हो रहा है, कितना इन्वायरमेंट पे असर जा रहा है, इन चीज़ों को चेक किया जा रहा है और कॉम्पनसेशन लगाया जा रहा है इन केस कि अगर प्रूव हो जाता है। मेडिकल टॉर्ट्स, जहाँ पे माल प्रैक्टिस लिटिगेशन अगर बढ़ रही है तो जो ग्रोथ हो रहा है प्राइवेट हेल्थ केयर का, उस पर भी थोड़ा सा प्रिवेंशन, दैट यू डू नॉट डू एनीथिंग विच इज़ अगेंस्ट द ह्यूमन माइंड। तो अगर ऐसा होता भी है तो आपके ऊपर कॉम्पनसेशन लगाया जाए जिससे इस प्रैक्टिस को डिस्करेज किया जाए। मास टॉर्ट्स, जहाँ पे प्रोडक्ट लाइबिलिटी, फार्माक्यूटिकल हार्म और इंडस्ट्रियल डिजास्टर के थ्रू हम मास टॉर्ट मतलब जो बहुत सारे लोगों का सेम राइट इन्फ्रिंज हुआ हो ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री और एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो वहाँ पे उन्हें भी लाइबल किया जाए। एंड एआई एंड एल्गोरिथम लाइबिलिटी, जहाँ पे जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट पर्सन will be responsible when autonomous system cause harm। तो अगर autonomous system से किसी को इंजरी हुई है तो the person who is bearing the responsibility उसको हेल्ड किया जाए या पहचाना जाए कि कौन है इसके पीछे। So to conclude finally, tort law is the law of civil wrongs that really seeks to balance individual rights with social responsibility। और ये करेगा कैसे? by ensuring that कि जो भी wrongful injury हो रही है एक इफेक्टिव लीगल रेमेडी उसको दी जाए। एंड इट कंटिन्यूज टू इवॉल्व टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। तो जैसे जैसे इंडियन सोसाइटी ग्रो कर रही है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स बनती जा रही है, वैसे वैसे टॉर्ट जो लॉ है उसका भी जो रोल है, इट इज़ ट्राइंग टू बैलेंस द इंडिविजुअल फ्रीडम विद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो नाउ आई होप दैट यू आर नाउ वेरी मच क्लियर अबाउट द थिंग्स जो भी हमने यहाँ पे अभी डिस्कस करी हैं, एंड नाउ यू आर एटलीस्ट क्लियर अबाउट द बेसिक कि एक्चुअल में ये जो टॉर्ट लॉ है ये किस चीज़ की बात करना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है, इसका मतलब क्या है, क्या ये क्राइम से अगेंस्ट है या कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट है या मिलता जुलता है। सो नाउ टू फिनिश इट ऑफ, the law of tort is much more than the collection of legal rules, and it is the law that governs civilized coexistence। तो from protecting the individual rights to assuring कि आपको compensation मिले अगर कोई wrong हुआ है, तो it plays a vital role in maintaining justice in the society। और जैसे जैसे इंडिया न्यू challenges को face कर रहा है, जैसे digital privacy violation, AI, environmental harm, mass tort litigation, तो इस tort law का उतना ही scope और जो importance है वो बढ़ता जा रहा है, and it will continue to grow।
So thank you for watching. If you found this lecture helpful, don't forget to like, share and subscribe for more law lectures and exam oriented content. Thank you so much. Keep watching.